हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार सबसे फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खास आज के दिवस की जब बात की जाए तो आज के दिवस में जिस एक पहलू पे हमारी चर्चा होने जा रही है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और विषय संकल्पना में आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को ही आधारित करते हुए ये पूरा पूरा सेशन हम आपके साथ साझा करते हैं। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जिस एक पहलू के साथ हम यहाँ पे आपके जुड़े हुए हैं वो अपने आप में काफ़ी चर्चा का विषय रहता है। और ख़ास करके आज के विषय की जब बात की जाए तो आज के विषय में जिस एक पहलू की हमारी चर्चा होने जा रही है वह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिएगा, आज के संदर्भ की जब बात की जाए तो आज के संदर्भ में जिस एक पहलू के साथ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और विषय संकल्पना की जब बात की जाए तो राज्य स्पेशल परीक्षाओं को ही आधारित करते हुए उसे टारगेट करते हुए हम एक एक बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। चूँकि आज है शनिवार का दिवस, तो शनिवार की जब बात की जाए तो शनिवार का दिवस हम विशेष रिजर्व करते हैं कि कम से कम एक टॉपिक आपके साथ चर्चा किया जाए। ठीक है, तो टॉपिक की जब बात की जाए तो आज हमने एक टॉपिक आपके साथ चुना है क्योंकि ये टॉपिक बड़ा चर्चा का विषय रहता है और इससे शुद्ध रूप से क्या होते हैं, सीधे सीधे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो बनने वाले क्वेश्चन की जब बात की जाए तो बनने वाले क्वेश्चन को ही आधारित करते हुए हम खास करके इस विषय के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और परीक्षा की पद्धति में आपने डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इससे सीधा सीधा प्रश्न देखा होगा, तो थोड़ा सा इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो खास ध्यान रखिएगा आज का जो पूरा पूरा पैटर्न है वो क्या है, तो यह नाम ध्यान रखिएगा। पहले पैटर्न में आप कह सकते हो ओडीओपी, आपने बहुत सारे संदर्भों में इसके बारे में चर्चा सुना होगा। ठीक है, तो ओडीओपी की जब बात की जाए तो ओडीओपी यह आपको नाम देखने मिलता है। अब आप कहेंगे ये ओडीओपी क्या है, ये ओडीओपी क्या है, ये ओडीओपी ओडीओपी की जब बात की जाए तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा ये जो हमारे यहाँ पर देख मिलता है, अगर इसकी बात की जाए तो शुद्ध रूप से आप कह सकते हो कि ये हम पूरा इसे नाम देते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि अगर हम इसकी बात करें तो हिंदी में इसे क्या नाम देते हैं, हिंदी में हम इसे नाम देते हैं एक जिला एक उत्पाद। तो एक जिला एक उत्पाद, यह इसे नाम दिया जाता है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना की जब बात की जाए तो इसका पूरा पैटर्न ध्यान रखिएगा जो हमारे यहाँ पे वर्तमान में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक जिला एक उत्पाद योजना की जब बात की जाए तो एक जिला एक उत्पाद खास करके इसका नाम देख मिलता है। और इसकी जब बात की जाए तो इसका पूरा मानक क्या है, इसका पूरा पैटर्न क्या है, अगर इसकी बात की जाए तो ये नाम देखने को मिलता है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम एक जिला एक उत्पाद योजना की बात करें तो ये शुरू कैसे हुआ और क्या इसका पैटर्न रहा, तो ध्यान रखिएगा एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद। अगर इस बिंदु की बात की जाए तो इस बिंदु का पूरा पैटर्न क्या है, इस बिंदु का जो पहला पैटर्न होता है वह आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर इसे चालू किया गया था जापान देश को ध्यान में रखते हुए। तो जापान से हमने क्या किया, प्रेरणा लिया था। सीन क्या था आप समझिएगा। जापान की जब बात की जाए तो जापान आप भी जानते हैं, जापान एक ऐसा देश है जो 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो आप भी जानते हैं कि बड़े लेवल पे क्या हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन के माध्यम से विस्फोट किया गया। और आप जानते भी हैं कि वर्तमान में जो जापान था उसे नस्ता नाबूद कर दिया गया था वर्ल्ड मैप से। लेकिन जापान की अपनी एक कर्मठता, अपना जो एक मनोबल, अपना जो एक टेस्ट होता है वो यही था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। और उसने हर एक पहलू पे अपने छोटे से लेकर के बड़े लोगों को क्या किया, व्यवस्थित किया और एक क्रम में कह सकते हो सजाया। और इसने कहा कि हमें लोकल लेवल पे प्रोडक्शन करना है। आज आप जानते हैं कि जो 1945 में देश विश्व मैप से खत्म हो चुका था, उसने अपने आप को ऐसा रिवाइव किया है कि आज विश्व परंपरा में उसको हम विकसित देश की संज्ञा देते हैं। कितनी बड़ी बात होती है। आप समझिए कि आपके जेब में वही सुनील शेट्टी वाला कंडीशन है, आप धड़कन मूवी के सुनील शेट्टी हैं और आप अंजलि के सामने जाते हैं और उससे कहते हैं, अंजलि जब तुम मुझे छोड़ के गई थी मेरे पैर के जूते टूटे थे, मेरे जेब में 50 पैसा नहीं था, लेकिन आज अंजलि वो जो आपके राम कपूर हैं उससे भी ज़्यादा संपत्ति हमारे पास है, करोड़ों की संपत्ति है, BMW कार है, जूता हमारे पास 3 मेर का है, फटहा जगह की जगह पे हम बढ़िया जो रेमंड का कोट होता है उसे पहन के आए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको देख मिलती है कि वही संदर्भ यहाँ पे भी देख मिला कि जापान देश पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। लेकिन उस जापान की संकल्पना में आज आप देख सकते हैं कि विश्व परंपरा में वो अगली पंक्ति में खड़ा है क्योंकि वह विकसित हो चुका है, उसने अपने आप को इस तरीके से पहचाना। अब यहां पे अगर देखा जाए तो एक जिला एक उत्पाद योजना इसी तर्ज पर हमारे यहां पर चालू किया गया। क्योंकि देखिए आज विश्व परंपरा में सबसे जरूरत क्या है, सबसे बड़ी जरूरत है उत्पाद। क्योंकि जितना ही आप ज्यादा से ज्यादा उत्पाद करेंगे उस दशा में क्या होगा, उस दशा में आप अपने आप को आत्मनिर्भर करेंगे। क्योंकि आप समझिए चाइना
चाइना ने कोई बहुत बड़ा पैसा खोदने का मशीन नहीं लगा रखा है, ना कि उसके पास कोई कल्प वृक्ष है, लेकिन आप भी जानते हैं चाइना आज बड़ी लेवल पे चीज़ों का प्रोडक्शन करता है और उस प्रोडक्शन के नाते क्या करता है, वो विश्व में दुनिया भर की चीज़ें भेजता है। तो उससे क्या होता है, विश्व परंपरा में उसको आयात की जगह पर कह सकते हो कि निर्यात करने में पैसा प्राप्त होता है। और यही सीन है कि आज चाइना जो है वो विश्व परंपरा में सबसे टॉप लेवल का कंट्री बन चुका है। उसने कोई चोरी चकारी नहीं किया है, उसका सीधा संदर्भ है कि अपने उत्पादन को बढ़ाया है। अब उत्पादन को बढ़ाया तो लोगों को रोजगार भी मिला। तो हमने कहा कि हम क्यों ना, हम जो चीज़ों को दूसरे देशों से मंगाते हैं, क्यों ना हम अपने यहाँ पर भी ऐसे उत्पादन को बढ़ावा दें। और इसी तर्ज पर आप कह सकते हो कि यह व्यवस्था हमारे यहाँ पर 24 जनवरी को लागू की गई। तो 24 जनवरी 2018 की जब बात की जाए, तो 24 जनवरी 2018 की जब बात की जाए तो यहाँ से क्या किया गया, इसकी शुरुआत की गई। 24 जनवरी 2018 की जब बात की जाए तो इस टाइम पे इसकी शुरुआत करी गई थी। किसके द्वारा किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। उस टाइम पे अगर देखा जाए तो उस टाइम पे हमारे जो उपराष्ट्रपति थे, तब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू थे। आज वर्तमान में भले आपके राज्य क्या बोलते हैं, धनखड़ जी हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति तब कौन थे, वेंकैया नायडू थे। तो वेंकैया नायडू की जब बात की जाए तो वेंकैया नायडू के द्वारा क्या किया गया था, ये 24 जनवरी अर्थात हमारे यहाँ पर जो यूपी दिवस होता है, उस यूपी दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत करी गई थी। खासा अब इसके अंतर्गत होना क्या था, इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे उस टाइम पे कह सकते हो कि जो राज्यपाल थे वो भी मौजूद थे। उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था राम नाईक। तो उस टाइम पे राज्यपाल थे राम नाईक। और उस टाइम पे आप कह सकते हो कि हमारे यूपी के जो सीएम थे, खास करके अगर देखा जाए तो उनका नाम था योगी आदित्यनाथ। ये सारे लोग आपके मौजूद थे। और आप कह सकते हो कि क्या नाम आता है, हमारे यहाँ पर लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ से इस योजना की क्या की गई थी, शुरू की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यह कहाँ से शुरू हुआ था, लखनऊ से। लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ से इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो मुख्य रूप से जापान देश की जब बात की जाए तो जापान देश से ही प्रेरणा लेकर के हमने क्या किया, अपने यहाँ पे इस व्यवस्था को चालू किया। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब बात आती है कि अगर देखा जाए तो इस व्यवस्था को हमने अपने यहाँ पे चालू किया, लेकिन क्या देश में कहीं और पर भी चालू था, नहीं। देश में आप कह सकते हो कि देश में पहली बार यह व्यवस्था क्या की गई, पायलट स्तर पे चालू की गई थी। पायलट स्तर पे मतलब क्या होता है, कई सारी चीज़ों को जैसे आप लोग होता नहीं है, कुछ चीज़ों को क्या करते हैं, आप शुरू करते हैं। तो शुरू करने का मतलब यही नहीं होता कि हमें यही करना है। आप कहते हैं कि अच्छा इस काम को कर रहे हैं, अगर समझ में आएगा तो हम फिर क्या करेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो इस काम को बंद कर देंगे। यही सीन है पायलट प्रोजेक्ट का। तो पूरे देश में एक साथ यह नाते नहीं लागू किया गया कि पूरे देश में लागू किया जाएगा तो सभी परेशान हो जाएंगे। हम ही ऐसा करते हैं, हम पहले एक राज्य में लगाते हैं, अगर वहां पे इसको थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। तो पहले चरण में देश में पहली बार उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। हालांकि आप भी जानते हैं कि अब इसे केंद्र सरकार के बजट के द्वारा ये बात कही गई है कि यह अब क्या होगा, अब यह लगभग देश के हर राज्यों में लागू है। देश के अगर हम बात करें तो देश के प्रत्येक राज्य में क्या है, यह व्यवस्था आपकी लागू हो चुकी है। तो शुद्ध रूप से आप कह सकते हो कि जो हमने एक जिला एक उत्पाद योजना पहले चरण में चालू किया था, वह पहले प्रोजेक्ट में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमारे यहाँ पे लागू किया गया। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार के सहयोग के परिप्रेक्ष्य में अब ये लगभग हर राज्यों में आपका लागू कर दिया चुका है। जिसमें अगर देखा जाए तो एक बार क्वेश्चन भी पूछा था आपकी परीक्षा में कि पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है। तो पूर्वोत्तर के पहले राज्य की जब बात की जाए तो पूर्वोत्तर का जो पहला राज्य था उसका नाम था अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य की जब बात की जाए जो पूर्वोत्तर का पहला राज्य था। हालांकि अब तो यह व्यवस्था लगभग सभी ने लागू कर रखा है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो इस योजना के परिप्रेक्ष्य में आपने इसी तर्ज पर एक दो योजनाएं और सुनी होगी। कौन कौन सी योजना, तो ध्यान रखिएगा, अब इसी तर्ज पर हमारी सरकार के द्वारा एक तहसील एक उत्पाद योजना की बात चल रही है। एक तहसील एक उत्पाद योजना की बात चल रही है। ठीक है, कि हमें क्या करना है, इसको भी प्रमोट करना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे बात चल रही है कि एक ग्राम एक उत्पाद, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे गांव होते हैं, लेकिन उस गांव में भी क्या होता है, अपना विशेष उत्पादन होता है। जैसे मान लेते हैं कि कन्नौज का इत्र, हम लोग कहते हैं कि कन्नौज का इत्र बड़ा फेमस है, लेकिन आपको लगता है पूरा कन्नौज जिला इत्र बनाता है। अरे कोई होगा छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा मोहल्ला जहाँ पे केवल इत्र बनता है, बाकी तो कन्नौज के लोग कोई उखड़ी बो रहा है, कोई गेहूं बो रहा है, कोई बम्बई कमाता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई कुछ नहीं करता है, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है। तो उस दशा में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे आप कह सकते हो कि जिस एक कस्बे में केवल ये व्यवस्था आपकी
उत्पादित की जाती है या फिर वहाँ से समित लोग हैं, उनको थोड़ी सी व्यवस्था दी जाए, उनको प्रमोट किया जाए। तो उस एक तर्ज पर एक तहसील एक उत्पाद योजना लागू की गई और एक ग्राम एक उत्पाद योजना। हालांकि एक ग्राम एक उत्पाद योजना की जब बात की जाए तो ये हमने किससे प्रेरणा लिया था, तो ये ध्यान रखिएगा नेपाल से। नेपाल से हमने क्या किया था, इस व्यवस्था के लिए प्रेरणा लिया था। खास अगर देखा जाए तो नाम ध्यान रखिएगा। अब इस व्यवस्था की जब बात की जाए, जैसा कि हमने देखा कि 24 जनवरी को लागू किया गया। एक चीज बताइएगा, कोई भी व्यवस्था अगर हमारे यहाँ पे लागू की जाती है तो उसका कुछ लक्ष्य होता होगा, कुछ उसका उद्देश्य होता होगा। इसका क्या उद्देश्य था? मुख्यतः अगर हम उद्देश्यों की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो हमारे यहाँ पर क्या है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि हमें क्या करना है, अपने यहाँ पे चीज़ों के उत्पादन में क्या होना है, आत्मनिर्भर बनना है। क्योंकि आप उस सीन को याद करिए कि जब हमारे यहाँ पर क्या था, हमारे यहाँ पे अंग्रेजी सत्ता आ चुकी थी। अंग्रेजी सत्ता क्या कर रही थी, हमारे यहाँ पर चीज़ों का उत्पादन कर रही थी और वही चीज़ हम लोगों को बेच रही थी। उसका अच्छा खासा उत्पादन होता था और उससे रेवेन्यू मिलता था, और उसी रेवेन्यू की जब बात की जाए तो उसी को खर्च करती थी हमारे ऊपर सेना रखने के लिए। हमने इस बात को जब समझा, स्वदेशी मूवमेंट हमने बड़े लेवल पे चालू किया और हमने कहा कि हमें अंग्रेजों का साथ इस तरीके से नहीं देना है कि हमें उनके साथ रहना है या उनका विरोध करना है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें अपना उत्पादन खुद कर लेना है, जिसमें खादी वगैरह को विधिवत तरीके से प्रमोट किया गया। और उसका एक ही मतलब था कि हम अपनी चीज़ों को जब खुद से उत्पादित करेंगे तो हमारा आत्मनिर्भर लेवल बढ़ेगा, मतलब उन चीज़ों में लिप्त होंगे, साथ ही साथ हमारा रेवेन्यू मॉडल सेव होगा। और जो अंग्रेजी सत्ता है, जिसके पास पैसा है, उसको जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो उसकी परंपरा कहाँ तक चलेगी। और आप भी जानते हैं उसमें बड़े बड़े क्रांतिकारी भी आपके शामिल हुए, जिसमें कई सारे विद्यालय, कई सारे संस्थान और कई सारे आपके क्या किए गए, अलग अलग संस्थानों के अलावा जो कह सकते हो फैक्ट्री वगैरह स्थापित की गई। तो वही मतलब आता है कि अगर हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे उत्पादन में, हम चाइना को बार बार क्यों दोष दें? भाई चाइना का सामान सस्ता है तब हम खरीदते हैं। अब एक चीज बताइए, अगर कोई सामान हमारे यहाँ का सस्ता हो जाए तो क्यों ना हम खरीदें? और ये सस्ता कब होगा? जब हमारे यहाँ पर बनाया जाएगा। आप समझिए कि आप अपने किचन में खाना नहीं बनाएंगे और दूसरे के दुकान पे 100 रुपये में मजबूरी में खरीदना पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने बनाया ही नहीं है। लेकिन जब आप अपने घर पर खुद खाना बना लेंगे तो बाहर आपके पनीर का झुल्ला चल रहा है, आप नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके घर पे रोटी दाल चावल शुद्ध रूप से बनी हुई है। इसका मतलब यही है कि आपके यहाँ पर तो उत्पादन हो, आप अपने आप में आत्मनिर्भर हो, तो आपको दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होता है कि हमें उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है। अब आप उत्पादन करेंगे तो एक चीज बताइए, ऐसा तो होगा नहीं, मान लेते हैं कि एक आदमी दिन भर में 10 बुशर्ट सीता है, तो क्या 10 पहनेगा? एक पहनेगा, और वो भी महीनों सालों साल पहनेगा। उसके बाद बाकी जो 9 बचे होंगे उसको तो बेचेगा, और बेचेगा इसका मतलब क्या होगा, वह निर्यात करेगा। तो निर्यात करेगा, इससे क्या होगा, निर्यात करेगा, इसका मतलब उससे क्या होगा, राजस्व मिलेगा। उसे क्या होगा, राजस्व मिलेगा। राजस्व मिलेगा, इसका मतलब क्या होगा, व्यक्ति आर्थिक रूप से संबल होगा। व्यक्ति क्या होगा, आर्थिक रूप से संबल होगा। आर्थिक रूप से संबल होगा, इसका मतलब क्या होगा? अब आप समझिए, एक समय ऐसा था कि जब आपके पास 1 रुपया जेब में नहीं था, वही आप अंजलि वाला सीन समझिए कि 50 पैसा था। 50 पैसे वाली अवस्था में आपके पास क्या था, जूता फटा हुआ था। लेकिन आज जब आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो गई है तो आपके दरवाजे पे BMW खड़ी है। परिवर्तन यही तो है। तो यहां पे आप कह सकते हो कि जब आप आर्थिक रूप से संबल होते हैं तो उस दशा में क्या होगा, उस दशा में आप शुद्ध रूप से अपना विकास तो करेंगे ही करेंगे। क्या करेंगे? अपना विकास करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपने साथ जो लोग आपके चले हुए हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, अगर इनकी बात की जाए तो इनका भी आप लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। जिसमें आप कह सकते हो जैसे परिवार के जो सदस्य हैं, और इनमें भी क्या, इनमें विकास का मतलब क्या है, विकास का मतलब है बेसिक जरूरत। विकास का मतलब है बेसिक जरूरत। जैसे आप कह सकते हो कि पहला काम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे कि आप खाने की क्वालिटी को सुधारेंगे। भाई एक चीज बताइएगा, हम हमेशा नहीं लेकिन महीने में एक बार पार्टी करते हैं ना, क्यों करते हैं? उसका एक ही मतलब होता है कि थोड़ा सा टेस्ट बदलना है, नई नई चीज़ों को क्या करना है, सीखना है, उसे खाना है। अब आप समझिए कि जब आपके पास भरपूर पैसा होगा तो क्या आप चाहेंगे कि आप बीमार हो, या फिर आप सारी चीज़ों को क्या करेंगे, सेवन करेंगे। इन द सेंस आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपने खाने पीने की चीज़ों को क्या करेंगे, सुधारेंगे। और खाना पीना जब आपका सुधरा तो इससे क्या हो गया, आपका स्वास्थ्य जो एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है, और कहीं ना कहीं आपको पता चले चाहे ना पता चले, जो सरकारें होती है ना, उनका एक अच्छा खासा पैसा किस पे खर्च होता है, स्वास्थ्य पे।
आप स्वस्थ रहें उसके लिए गांव क्षेत्र शहर में डॉक्टर नियुक्त किए जाते हैं। आपके लिए दवाई दर्पण बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। इसका मतलब आप कह सकते हो खाना पीना अगर आपका स्वस्थ होगा तो उस दशा में क्या होगा, आपका स्वास्थ्य विधिवत तरीके से होगा। अब एक चीज बताइए, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके कार्य करने की जो एक दर होगी वो क्या होगी। एक बात समझिएगा, आप खांस रहे हैं, रजाई ओढ़ के पड़े हुए हैं, आप बुसेट सी पाएंगे? नहीं सी पाएंगे। लेकिन आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल 5 बजे भी नहीं उठ जाते हैं, आधा किलोमीटर दौड़ के आते हैं और उसके बाद कहते हैं कितना बुसेट सीना है, आज 5 है, चलो 6 सी के दिखाते हैं। इसका मतलब आपकी जो कार्य करने की क्षमता होगी वह भी क्या हो जाएगी, तो कार्य क्षमता भी एक तरीके से इनहेंस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप स्वस्थ हैं। और जब आप यहाँ पे स्वस्थ हैं, कार्य क्षमता इनहेंस हुई, तो फिर से क्या हो जाएगा, आपका आर्थिक संबल होगा। और जैसे ही आर्थिक संबल होगा फिर क्या करेंगे, आप अपना विकास करेंगे, अपने परिवार का विकास करेंगे। परिवार का विकास करेंगे इसका मतलब आप कह सकते हो आपका खाना पीना दुरुस्त होगा, आपका स्वास्थ्य दुरुस्त होगा। इवन जब आपके पास पैसा होगा तो आप क्या करेंगे, आप अपनी मानसिक शांति को भी व्यवस्थित कर पाएंगे। आप समझिए ना कि आपके घर पे आपका लड़का रो रहा है, पापा पाल लीजिए खाब। एक लड़का वो है और एक लड़का कह रहा है, पापा चलते हैं आज कन्याकुमारी घूम के आते हैं। हाँ बिल्कुल चलते हैं बेटा, ठीक है, पर्यटन में चलते हैं, थोड़ा सा दिल दिमाग हल्का हो जाएगा। एक सीन ये भी है। ये कब आप कर पाएंगे, जब आप आर्थिक रूप से संबल होंगे। इन द सेंस आप कह सकते हो कि हम अपने परिवार का मानसिक स्वास्थ्य, और आप समझिए ना कि जब व्यक्ति एक तरीके से इंटरनली प्रिपेयर होता है तो उसके कार्य करने की जो एक दर होती है, जो उसका एक औसत होता है कि अपनी कनेक्टिविटी, अपने जो कार्य करने की क्षमता, उसको भी क्या करता है, वह इनहेंस कर पाता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक व्यक्ति, अगर उसकी बात की जाए तो वहां पे आप कह सकते हो कि वह व्यक्ति जो जुड़ा है वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन इसके अलावा उसके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, मेहरारू हो गई, लड़का हो गया, बड़ू बाबू हो गए, अगर इन सब की बात की जाए तो सभी लोग, तो इन द सेंस आप कह सकते हो कि सभी लोगों का स्तर क्या होगा, पूरी तरीके से सुधरेगा। अब बात हो गई ये तो उत्पादन आत्मनिर्भर को लेकर के। अच्छा, अब जब ये उत्पादन होगा, ये लोग कह सकते हो कि यहां पर बनाएंगे, एक बड़ा मुद्दा होगा कि इससे क्या होगा, हमारे यहां पर पलायन रुकेगा। क्या होगा, पलायन। क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे गांव देहात के जितने भी लोग होते हैं वो बड़े बड़े शहरों की तरफ क्यों जाते हैं, उसका एक कारण बताइए। बड़े बड़े शहर में जाने का क्या कारण होता है, उन्होंने मेट्रो नहीं देखा है, उन्होंने बड़का डीटीसी का बस नहीं देखा है, दिल्ली में 500 मनी रहते हैं कमरा में बंद होकर के, उसे नहीं देखा है कि दिल्ली में बत्ती देखने का शौक है। आखिर कौन सी जरूरत है जो व्यक्ति को यहाँ दिल्ली में रहने पे मजबूर करती है। बंगलोर में, कलकत्ता में, मुंबई में रहने में वो जो झोपड़पट्टी होती है वहाँ पे लोग मजबूर क्यों हैं, उसका एक ही रीजन है कि उनके लोकल में रोजगार नहीं है। और रोजगार नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो बड़े शहरों की तरफ जाते हैं। और आप समझिए ना, बहुत अच्छा इस पे एक वक्तव्य हमने सुना था कि हमारे यहाँ पर वही गांव देहात के लोग ऐसे हैं जो उस मालिक को खुश करते हैं, उसके लिए कार्य भी करते हैं, उसके व्यापार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन वही व्यक्ति इस तरीके से मजबूर होता है कि अपने परिवार से मिलने के लिए उसे उस मालिक की जरूरत पड़ती है, उसे छुट्टी लेना पड़ता है कि हमारे यहाँ पर होली है, हमारे यहाँ पर दिवाली है, हमारे यहाँ पर छठ है, हमारे परिवार में शादी है, हमें घर जाना है, हमें छुट्टी दे दीजिए, और उसका भी उसे कुछ मिलता नहीं है। तो इस दशा में आप कह सकते हो कि शुद्ध रूप में अगर हम पलायन रोक पाएं किस एक दशा में, जब यहाँ पे आत्मनिर्भर करेंगे, ये सारे लोग यहाँ पे चीजों को निर्मित करेंगे, अर्थात शुद्ध रूप से क्या हो जाएगा, हमारे लोकल में क्या होगा, रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अब जब रोजगार मिलेगा तो रोजगार मिलने की दशा में मुख्य रूप से पलायन रुकेगा, और पलायन रुकेगा तो इसका मतलब परिवार के जो मुखिया हैं, परिवार के जो सदस्य हैं वो घर पे रहेंगे। शुद्ध रूप से आप कह सकते हो भाई कोई व्यक्ति बाहर जाता है केवल रोजगार के लिए, और रोजगार अगर उसके घर पे मिल गया तो कौन सा एक ऐसा अकेला व्यक्ति होगा जो अपना घर छोड़ करके बाहर कहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो इस दशा में पलायन रुकेगा, और पलायन रुकेगा इसका मतलब रोजगार मिलेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। आप समझिएगा, मान लेते हैं कोई व्यक्ति ऐसा है जो क्या करता है, घड़ा बनाता है। अब इस घड़े की डिमांड जब भारी मात्रा में हुई तो पहला चरण क्या होगा, पहला चरण होगा कि एक अकेला है, लेकिन अब आप समझिए कि इस घड़े का निर्माण करते हुए इसका ज्यादा मात्रा में बिक्री होगा तो वो क्या करेगा, वो अपने परिवार के लोगों को शामिल करेगा। फिर जब इसके घड़े की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी तो उस दशा में क्या करेगा, वो थोड़ा सा इस संस्था को और बड़ा करेगा, और फिर जो अपने लोकल में रहने वाले कुछ 1 2 3 4 मजदूर होते हैं जिनके पास इतनी बेसिक पूंजी नहीं है कि कह सकते हो कि वो कुछ अपना उत्पाद वगैरह बढ़ा पाए, तो उनको भी क्या होगा, रोजगार मिलेगा। इन द सेंस आप कह सकते हो कि इसके माध्यम से क्या होगा, एक क्षेत्र में
एक बड़ी जनसंख्या को क्या होगा, रोजगार मिलेगा। मतलब आप समझिए कि मुरादाबाद में अगर पीतल बर्तन बनता है तो क्या केवल अकेला गांव का व्यक्ति होगा जो रोजगार करता है? गांव से समेत जितने भी लोग होते हैं सब उसी में जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या होगा, इससे सबसे बड़ा मुद्दा आज का हमारा साल होगा रोजगार का। और रोजगार दिया तो पलायन रुका, पलायन रुका इसका मतलब यहां पे इनका राजस्व बढ़ा, राजस्व बढ़ा तो ये अपने आप में आर्थिक संबल हुए। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको देखने को मिल जाती हैं। अब बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो पहला तो हमने बताया कि आत्मनिर्भर व्यक्ति बनेगा, पलायन रुकेगा, रोजगार मिलेगा। लेकिन एक चीज बताइएगा, हमारे यहां पर जो उत्पादन होता है, उत्पादन की जब बात की जाए तो उत्पादन का स्तर कैसा है? इतनी बड़ी बड़ी बातें हमें समझ में आती हैं, लेकिन एक चीज बताइएगा, हमारी जरूरत क्या है? मान लेते हैं हमारी जेब में वही 50 पैसा है और हम अंजलि के सामने बिल्कुल मजबूर हैं, जूता फटा हुआ है, हमारे सामने कोई नमक डाल के पानी पूरी बांट रहा है, हमारी खाने की क्षमता होगी? हम कितनों दिलदार आदमी हैं, मुंह में पानी एकदम बहा जा रहा है, खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी क्षमता है ही नहीं है। हमारी जेब में 50 पैसे हैं और वो कितने का मिल रहा है? 10 रुपये 5 पटाखा। अब इस दशा में हम क्या करेंगे? इस दशा में हमें सबसे पहली ज़रूरत ये होगी कि या तो हम 10 रुपया लेकर के जाएं और या तो वो जो पानी पूरी वाला है वो अपना दाम कम करे, तो ये विकल्प होगा। अब इस दशा में एक तीसरा व्यक्ति, चाइना, चाइना का जो सीन है वो यहीं पे बड़ा सटीक बैठता है। मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि पहले चरण में अगर हम अपने यहाँ पे बात की, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले, मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर एक कुम्हार है। कुम्हार की जब बात की जाए तो कुम्हार क्या करता है? कुम्हार एक दिया बनाता है। इस दिया की जब बात की जाए तो इस दिया को बनाने में आप भी जानते हैं कि मिट्टी वगैरह परंपरा और इसके बनाने में एक विशेष खर्च, और खर्च वगैरह के बाद आप कह सकते हो कि इसके पूरे रूप से अगर लागत की बात की जाए तो आपने दिवाली के समय इसको विधिवत तरीके से देखा होगा कि एक जो मिट्टी का उत्पादन होता है, अगर उसकी बात की जाए तो मिट्टी के दिए की लागत क्या होती है? लगभग 5 रुपये होती है एक मिट्टी का दिया, ये केवल लागत होती है। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर इसमें क्या होता है? एक डब्बा तेल भी लगता है। इन द सेंस आप कह सकते हो कि अगर एक मिट्टी का दिया आपको जलाना है तो औसत रूप में हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है? लगभग 10 रुपये का खर्च है। एक छोटा सा मिट्टी का दिया जिसको जलाने के लिए लगभग 10 रुपये का खर्च है। क्यों? क्योंकि मिट्टी का दिया जो होगा वो क्या होगा? 5 रुपये का मिलेगा, क्योंकि कुम्हार बनाता है, मजदूरी करता है, मेहनत लगता है, और इसके बाद तेल भी 5 रुपये का लगेगा। ठीक है, और खर्च के अलावा आप इसमें कुछ नकारात्मक पहलू भी समझ सकते हैं, जैसे मिट्टी के दिए में छेद है, इस कारण से क्या हो गया? पूरा तेल बह गया। मिट्टी के दिए की जब बात की जाए तो उसकी रोशनी भी उतनी आकर्षक नहीं होती है, छोटा सा होता है, झिलमिल झिलमिल कहीं जलता है। ये दिवाली पे हमने अक्सर देखा है। लेकिन आप समझिएगा कि एक चाइना की लड़ी आती है, वो कितने की मिलती है? तो ये लगभग आपकी क्या हो सकती है? 25 से 30 रुपए में मिल जाती है। ठीक है, 25 से 30 रुपए में मिलती है। और इसमें लड़ी की जब बात की जाए तो लड़ी कितने होते हैं? तो आप कह सकते हो कम से कम 50 बल्ब तो होते ही होते हैं। कितने होते हैं? 50 बल्ब होते ही होते हैं। और इस 50 बल्ब की जब बात की जाए तो ये जलते कैसे हैं? ये जलने की जो परंपरा होती है वह भी आप भी जानते हैं कि ये जलने का जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल रंग बिरंगा, एक तरीके से कह सकते हो आकर्षक होता है, आकर्षक होता है। और इस आकर्षक पहलू की जब बात की जाए तो यहां पर हम शुद्ध रूप से कह सकते हैं कि हमारे यहां पर हमारा आकर्षण किसकी तरफ होगा? क्या हम मिट्टी के दिए को प्रेफर करेंगे? क्योंकि उसकी लागत भी खर्च है, उसका रखरखाव भी खर्च है। इवन आप कह सकते हो कि ये केवल एक बार इस्तेमाल हो सकता है। मिट्टी का दिया केवल एक बार इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दोबारा इसके इस्तेमाल करने का कोई चांस ही नहीं होता है। लेकिन अगर मिट्टी के अलावा हम चाइनीज झालर की बात करें जो 25 से 30 रुपए मिला, जिसमें 50 बल्ब लगे हैं, एक बार हमने इस्तेमाल किया और फिर भी इसको सुरक्षित रख देते हैं, तो कम से कम 2 से 3 बार तो इसका इस्तेमाल किया ही जा सकता है। तो औसत रूप में अगर देखा जाए तो इसमें क्या हो गया? इसमें शुद्ध रूप से आप कह सकते हो कि एक मुद्दा आता है लागत कि जिस एक पहलू का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसकी बात की जाए तो उसका क्या है? उसका लागत स्तर क्या है? यहां पे खर्च कितना पड़ रहा है? अब कोई भी व्यक्ति होगा जो यहां पे इस परंपरा में जुड़ा हुआ है, वो क्या करेगा? किसी भी व्यक्ति की चॉइस बताइएगा एक अंधे मन से, किसी की पक्षधारी नहीं करनी है। ना हम कुम्हार की बात करें, ना हम चाइना की लड़ी की बात करें। शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि कम से कम में क्या हो, काम निकल जाए और अपनी जरूरत भी पूरी हो जाए, और थोड़ा सा इसका क्या हो, एक जो इंटेंशन है, जो एक लागत स्तर है, वो भी थोड़ा सुदृढ़ हो। तो यहाँ पे लाभ किस में दिख रहा है? लाभ शुद्ध रूप में इसमें आपको दिख रहा है। तो लोग क्या करते हैं? इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अब सरकार ने यहाँ पे क्या बोला? इसी बात को बढ़ावा देने की बात की। हमारे यहाँ पे सरकार ने बोला कि पहली बात आप क्या करिए, आप जो आपका उत्पादन लागत है, जो आपका उत्पादन लागत है उसे क्या करिए? कम करिए।
क्योंकि सीधी बात, जब आप उत्पादन लागत को कम करेंगे तो उस दशा में क्या होगा, उस दशा में आपका उत्पादन लागत जब कम होगा तो लोग क्या करेंगे, उसे खरीदेंगे। ठीक है, उसे लोग खरीदेंगे, और जब आपके लोग खरीदेंगे तो उस दशा में क्या होगा, आपकी शुद्ध रूप से क्या होगी, राजस्व बढ़ेगी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और थोड़ा सा बीच में आता है। बीच में क्या आता है, बीच में ये आता है कि मिट्टी का दिया, आप समझिएगा, मिट्टी का दिया जो होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, मिट्टी का दिया बिल्कुल मुंह बनाए खड़ा होता है, और अगर इसकी बात की जाए तो टेढ़ा मेढ़ा इसका आकार होता है, मतलब दिखने में भी बहुत अच्छा नहीं होता है। जबकि अगर हम चाइना की झालर की बात करें तो ये कैसा होता है, ये बिल्कुल आकर्षक होता है, और रंग बिरंगा इसमें विभिन्न प्रकार के कलर जलते हैं। तो इस दशा में अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि इसके परिप्रेक्ष्य में एक बात और कही गई कि उत्पादन लागत तो आप बढ़ाइए बढ़ाइए, लेकिन इसके अलावा आप क्या करिए, आप शुद्ध रूप से इसकी जो एक ब्रांडिंग होती है, और ब्रांडिंग के अलावा इसकी पैकिंग करिए। क्योंकि शुद्ध रूप से आप समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कि एक कोई टी शर्ट आप खरीदने जाते हैं मार्केट में, वही टी शर्ट आपके रोड के किनारे एक कह सकते हो ठेला पे, और कह रहा है 100 रुपये की 2, 100 रुपये की 2, 100 रुपये की 2, आप कहोगे पुरनका बेच रहा है। लेकिन उसी टी शर्ट को आप जब थोड़े से एक महल जैसे घर में जाते हैं जहाँ एसी वगैरह लगा है, बढ़िया बढ़िया बत्ती वगैरह लगा करके, झाड़ फूल रख करके लगाया गया है, और एक मनई को पहना दिया गया है, और उसके बाद कहा जाता है ये कितने का है, ये 2999 का है, 10% आपके लिए डिस्काउंट है। आंख मूंद करके क्रेडिट कार्ड गिरा करके आप लोग क्या करते हैं, वो 2627 रुपये का टी शर्ट खरीद लेते हैं। लेकिन वही टी शर्ट आपने सड़क के किनारे नहीं खरीदा, उसके पीछे रीजन क्या था कि उसका लुक, उसकी जो बनावट, जबकि कपड़े में अगर अंतर आप देखेंगे तो बिल्कुल नहीं आपको पता चलेगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे अगर हम किसी चीज की क्या करते हैं, ब्रांडिंग या पैकिंग कर देते हैं, तो उससे भी क्या होता है, उससे भी उस बात की क्या हो जाती है, वैल्यू हो जाती है। अब हमारी सरकार ने कहा कि इसका मतलब हमें क्या करना है, हमारा एक ही मतलब है कि हमें इसको बढ़ावा देना है। और बढ़ावा देना है तो पहली बात, ब्रांडिंग के लिए आपने अभी देखा होगा, जैसे हमारे यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी, क्या नाम था उनका, उनका नाम था कंगना जी। ठीक है, तो कंगना जी की जब बात की जाए तो कंगना जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पैकिंग की जब बात की जाए तो पैकिंग के लिए बोला गया कि वही जो कगजा वाला गत्ता आता है, वही में थोड़ा सा पाता उता रख करके, जैसे आप लोग देखते हैं गिफ्ट उफ्ट दिया जाता है, तो वही तरीके से अखबार वगैरह लपेट करके इसको क्या करिए, भेज दीजिए, पन्नी उन्नी चढ़ा दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपकी पैकिंग हो जाएगी। और पैकिंग के लिए शुद्ध रूप से आप कह सकते हो कि जो विभिन्न प्रकार के गत्ते होते हैं, आप समझिए ना, पैकिंग करने के लिए आजकल तो दुनिया भर का आइटम आता है, कोई प्लास्टिक के पैकिंग, कोई बढ़ान का इतना बड़ा गत्ता होता है, ठीक है, वहाँ में छोट का सामान होता है। तो इस दशा में अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो कि इसकी पैकिंग भी की जाए। अब सरकार यहाँ पे आपका कार्य क्या करेगी, थोड़ा सा आसान, सरकार का एक कार्य जरूर होगा कि सरकार इसको बेचने में आपका थोड़ा सा मदद करेगी। और मदद का इन द सेंस आप कह सकते हो कि आपका जो प्रचार प्रसार है वह सरकार के द्वारा किया जाएगा। आज आप समझिए ना, सरकार ने किस लेवल पे इसका प्रचार किया है कि विश्व परंपरा में आज एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जितने भी उत्पाद होते हैं उनकी डिमांड बढ़ चुकी है। मतलब आप समझिए तो कि हमारे यहाँ पर जितने भी ऐसे उत्पाद हैं वो पूरे भारत में क्या किए जाते हैं, डिमांड के रूप में जाने जाते हैं। हमें कुछ नहीं पता, लेकिन एक चीज़ जरूर पता है कि हमारे जिले का जो उत्पाद है, सिद्धार्थनगर जिले का काला नमक चावल है। लोग बचते थे उसको उत्पादित करने से, क्योंकि थोड़ा लंबा टाइम लगता था। इवन आप कह सकते हो काला नमक चावल जब उत्पादित किया जाता था तो उसे हे दृष्टि से देखा जाता था, और मुश्किल हमें लगता है कि 25-30 रुपये किलो बिकता था, मतलब आज के 3-4-5 साल पहले। लेकिन आज के समय समझिए वही काला नमक चावल ऐसा है कि जैसे हाथी का दांत। किसान भी उसके उत्पादन से खुश है, और जो उत्पादित करता है वो भी बड़ा उससे आकर्षित है। क्यों? क्योंकि वही चावल जो 25-30 रुपये किलो बिकता था, आज उसकी अवस्था क्या हो गई है कि लोकल में 60-70 रुपया किलो बिक रहा है। और बड़े मार्केट की जब बात की जाए तो वहाँ पे तो 100-150 रुपये किलो बिक रहा है। उसके पीछे क्या राजन रहा? क्या चावल की क्वालिटी परिवर्तित हो गई? चावल तो वही रहा। चावल की जो गुणवत्ता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहा। इवन आप कह सकते हो चावल की क्वालिटी परिवर्तन के अलावा अगर हम चावल की बात करें तो चावल के उत्पादन में भी कोई परिवर्तन नहीं रहा। लेकिन वही है कि एक अवेयरनेस लोगों के पीछे इस पहलू को क्या किया गया, इतने लेवल तक प्रमोट किया गया, और प्रमोट करने के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो जैसे पहला काम किया गया कि काला नमक चावल उत्सव मनाया गया। दूसरा काम क्या किया गया, इस चावल को जीआई टैग दिया गया। तीसरा काम क्या किया गया, इस उत्पाद को इस जिले के लिए बिल्कुल चिन्हित किया गया। चौथा काम क्या किया गया, यहाँ पे काला नमक के परिप्रेक्ष्य जो किसान होते हैं उन लोगों को प्रशिक्षित किया गया, और साथ ही साथ सरकार इसकी बड़े लेवल पे ब्रांडिंग कर रही है। तो इस दशा में क्या होता है, प्रचार प्रसार होने के नाते खास करके क्या हो जाता है, आज इसकी जो डिमांड है, जितने भी आपके उत्पाद हैं उनकी डिमांड क्या हो रही है, दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है।
तो इस नाते आप कह सकते हो कि हमारे सरकार के माध्यम से क्या किया जा रहा है, इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और प्रचार प्रसार की जब बात की जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कह सकते हो प्रचार प्रसार में जैसे एक तो प्रचार होता है सीधे तौर पे, सीधे तौर की जब बात की जाए तो जहां पे आप समझ सकते हो कि कुछ लोगों को क्या किया गया, पोस्टर वगैरह के माध्यम से छपवा करके बताया गया कि ये उत्पाद है और यहां से समित है। और दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा संदर्भ ये रहा, हमारे यहां पर इस तरीके से बताया गया कि जैसे कोई आया तो हमने गिफ्ट दे दिया, होता नहीं, अपनी चीजों को बताने के लिए हमने क्या किया, उसको गिफ्ट दे दिया। तो जब वह इस्तेमाल करेगा तो उस दशा में दूसरा व्यक्ति पूछेगा अरे ये कहां से लाए हो, तो ये होगा अरे हम वहां गए थे तो वहां मिला था, बड़ा नीक लाग रहा है, एटू हमरो खत्ती ले आते। तो उस दशा में आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर क्या होगा, हमारे यहाँ पर प्रचार प्रसार से उस चीज के डिमांड में क्या होता है, एक बड़ा मार्केट भी मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन सारी चीजों को क्या करती है सरकार, इनहेंस करती है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आज वर्तमान में हमारे यूपी के 75 जिले हैं और ये 75 आपके उत्पाद होते हैं। एक एक की बात करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे कंगना रनौत, ये देवी जी के बारे में आपने सुना होगा जिनका नाम है कंगना रनौत। ये क्या है, ये वर्तमान में इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर की जब बात की जाए तो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनका नाम दिख मिलता है। थोड़ा सा पीछे वाला मसला टाइट था, वहाँ पे चीज़ें आपको कन्फ्यूजन में रही होंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थ्योरी था, लेकिन अब इधर नहीं दिक्कत होगा क्योंकि इधर लगभग सारी चीज़ें क्या है, बिल्कुल इत्मीनान से, बिल्कुल आसानी से आप क्या करेंगे, उसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो परेशान मत होइए। यहाँ तक कोई संशय है तो एक बार बता दीजिए। ठीक है, यहाँ तक अगर आपके मन में कोई संदेह है, कोई पहलू है तो उसे थोड़ा सा बता दीजिए क्योंकि अब इसके बाद आपको कोई संशय नहीं होगा। वो थोड़ा सा क्लिष्ट मसला था, हमने कहानी के जरिए बनाने की कोशिश की और यही कारण था कि थोड़ा सा उसमें आपको लगा होगा क्या चल रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके एक थीम को बनाने की जरूरत थी तो उतना करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ कोई संशय हो तो उसे बताओ। ठीक है, यहाँ तक कोई संशय नहीं है, चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कंगना जी को क्या किया गया, ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब क्या होता है कि ब्रांड एम्बेसडर क्या करता है, चीज़ों का प्रमोशन करता है। प्रमोशन करने का मतलब जैसे ये उत्पाद है, ये यहाँ की सारी चीज़ें हैं, जैसे आप लोग देख रहे होंगे ना कि विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो एक्टर होते हैं, जो प्लेयर होते हैं, उन सबको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है और बाद में क्या करते हैं, वो लोग प्रमोशन करते हैं। जैसे फारा जुबा केसरी, तो कौन करता है, वो जो करता है उसके माध्यम से जो जितने उसके प्रशंसक हैं वो क्या होते हैं, आज कहते हैं कि जुबा केसरी अपने आप में क्या है, गुणवत्ता है। जैसे आज के समय में आपने देखा होगा दुनिया भर के जो यूट्यूब के आपके प्लेयर हैं, अगर उनकी बात की जाए तो वो लोग क्या होते हैं, आपके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। अगर वो कुछ कहते हैं तो आप क्या करते हैं, उसी की तरफ आकर्षित होते हैं। आजकल एक नाम चल रहा है सिस्टम, हालांकि सिस्टम की जब बात की जाए तो उसकी गुणवत्ता बड़ा खराब तरीके से दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर का पूरा सीन होता है कि उस विषय को क्या करे, प्रमोट करे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो चूंकि हमने जैसा कि बताया कि हमारे यूपी में 75 जिले हैं, तो 75 जिलों के क्या किए गए हैं, 75 उत्पाद आपके चिन्हित किए गए हैं। अब हम एक एक उत्पादों को थोड़ा सा देख लेते हैं। खासा अगर देखा जाए तो नाम ध्यान रखिएगा, जैसे एक जिला है जिसका नाम है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जिले की जब बात की जाए तो सुल्तानपुर जिले से कौन सा उत्पाद आपका चिन्हित किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मूज उत्पाद की जब बात की जाए और आयरन और स्टील की जो फैब्रिकेटिक होती है, अगर उनकी बात की जाए तो उनका नाम ध्यान रखिएगा। तो सुल्तानपुर जिला जो आप कह सकते हो कि क्या होता है, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो नदी के किनारे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी क्या होती है, आपके घास उगती है जिसको हम मूज सरपत के रूप में जानते हैं, और उससे आपने गांव में देखा होगा दादी वगैरह के द्वारा इस तरीके से डलिया मौनी वगैरह बनाई जाती है। तो इसी उत्पाद को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बनारस की जब बात की जाए तो बनारस क्या है, बनारस के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, बनारस की जो रेशमी सिल्क साड़ी है अगर उसकी बात की जाए तो वह यहाँ से प्रमोट की जाती है। तो बनारस की रेशमी सिल्क साड़ी की जब बात की जाए तो ये यहाँ का पहचान है और ये तो विशेष आप जानते ही हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका उन्नाव जिले की जब बात की जाए तो ये क्या होता है, ये आपका जरी जरदोजी और थोड़ा बहुत यहाँ का चर्म उत्पाद। जरी जरदोजी बेसिक क्या होता है, जरी जरदोजी आपने देखा होगा गांव घरों में, इसका थोड़ा सा पैटर्न आपको समझ में आएगा कि हमारे यहाँ पे जो घर की महिलाएं वगैरह होती हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनके माध्यम से क्या किया जाता है, मार्केट से एक प्लेन कपड़ा लिया जाता है और उसी मार्केट से कुछ सीसा, कुछ सितारा, कुछ हीरा मोती टाइप का रॉ मटेरियल और फिर उसे घर पे ला करके क्या किया जाता है, सुई धागे के माध्यम से उस कपड़े पे पूरी तरीके से उकेरा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, सितारा उतारा लगा के बाजू वगैरह बना लेते हैं, ओढ़नी का जो दुपट्टा वगैरह होता है, इवन आप कह सकते हो कि साड़ू का पल्लू वगैरह, ये जो नीचे का बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, जो भी होता हो, तो इन सब चीज़ों पर क्या किया जाता है,
ऐसी जो कलाकृतियाँ होती हैं, फूल वगैरह बनाने की कला, वह आपको इसके परिप्रेक्ष्य दिख मिलता है, जिसमें शीशा होता है छोटा छोटा, वो रंगीन पत्थर होते हैं, आपके सितारे होते हैं, झिलमिल करता होता है, इवन चमकीला कलर का धागा होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को क्या किया जाता है, इसमें आपका बनाया जाता है। तो जरी जरदोजी उत्पाद की जब बात की जाए तो आपके उन्नाव जिले से है। इवन चमड़ा की जब बात की जाए तो चमड़ा का भी संबंध यहीं से आपको दिख मिलता है। चमड़ा इन द सेंस आप कह सकते हो क्योंकि लेदर उत्पाद के लिए आपका ये जाना ही जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आगरा जिला, आगरा किसके लिए फेमस है, तो आगरा की आज अगर हम बात करें तो आगरा के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चमड़ा जिला, ठीक है। तो चमड़ा की जब बात की जाए तो पहली बात क्या होता है, चमड़े की जब बात की जाए तो चमड़ा आगरा का विशेष पहचान है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्टोन और मार्बल से निर्मित जो सभी हस्तनिर्मित उत्पाद होते हैं, क्योंकि जब कभी आप आगरा में गए होंगे ना तो उस दशा में आपने देखा होगा कि जैसे आप ताजमहल देखने जाते हैं, बार बार आते होंगे, छोटे छोटे लड़का लोग कहते हैं ए भैया ताजमहल ले लो, ताजमहल ले लो। इसका मतलब यहाँ पे पत्थर से छोटे छोटे ताजमहल वगैरह भी बनाए जाते हैं। अच्छा, पत्थर के ताजमहल के अलावा आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा घुंघरू घंटी पहनने के लिए भी क्या की जाती है, आपकी बेची जाती है, जो छोटे छोटे पत्थरों से बनाई जाती है। तो इन द सेंस आप कह सकते हो कि स्टोन और जो रंगीले पत्थर वगैरह होते हैं उसके माध्यम से भी कुछ आपकी हस्त निर्मित उत्पाद, क्योंकि ये हाथों से बनाए जाते हैं, ठीक है। अलीगढ़ की जब बात की जाए तो अलीगढ़ अपने आप में काफ़ी फेमस है, क्योंकि इसको हम ताला नगरी के रूप में जानते हैं। तो ताला नगरी, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे हार्डवेयर से संबंधित और आपके उत्पाद जो लोहे से बनाए जाते हैं, और कुछ आप कह सकते हो कि मेटल हैंडीक्राफ्ट, अगर इनकी बात की जाए तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर देख मिलती है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आजमगढ़, आजमगढ़ की जब बात की जाए तो आजमगढ़ से क्या संबंध है, आजमगढ़ की जब बात की जाए तो आजमगढ़ का एक विशेष लोकेशन है जिसको आपने निजामाबाद नाम सुना होगा। तो निजामाबाद की जब बात की जाए तो निजामाबाद की धरती से क्या संबंध है, निजामाबाद की जब बात की जाए तो निजामाबाद में जो काली मिट्टी के कलाकृति होती हैं, जो बर्तन वगैरह बनाई जाती हैं, वह आपको यहाँ पर दिख मिलती हैं। और यहीं पर अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत मात्रा में आपकी जो रेशमी साड़ी होती है वह भी आपका यहाँ पे बनाया जाता है। तो आजमगढ़ में निजामाबाद लोकेशन है जहाँ पे काली मिट्टी के आपके बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। इसके अलावा अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर जिले की जब बात की जाए तो यहाँ पे जो आज के कपड़े होते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो वो क्या होते हैं, यहाँ पर आपके बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अम्बेडकर नगर में वस्त्र उत्पाद आपको बेसिक देखने मिलता है। अम्बेडकर नगर के अलावा अमरोहा, आज अमरोहा की जब बात की जाए तो अमरोहा से क्या संबंधित है, अमरोहा से खासा ध्यान रखिएगा, ये जो वाद्य यंत्र ढोलक होता है, ढोलक की जब बात की जाए ताक दिना दिन दिन धा, तो ये ढोलक यहाँ पे आपका बनाया जाता है। और इसके अलावा थोड़े बहुत क्या होते हैं, रेडीमेड गारमेंट, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि खादी कोई नहीं पहनता है, सभी क्या करते हैं, सिले सिलाए वस्तु को प्रमोट करते हैं। और इस दशा में रेडीमेड कपड़ों की जब बात की जाए तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पे आपके निर्मित की जाती हैं। इसके अलावा औरैया, औरैया की जब बात की जाए तो औरैया से क्या फेमस है, औरैया से दूध प्रसंस्करण, और दूध प्रसंस्करण में बहुत सारी चीज़ आती हैं, जैसे दूध से घी बनता है, दूध से मक्खन निकलता है, दूध से दही बनती है, दूध से पनीर बनता है, दूध से मिठाई बनती है। लेकिन मुख्य रूप से औरैया की जब बात की जाए तो यहाँ पर देसी घी शुद्ध रूप से बनाई जाती है। वैसे घी की जब बात की जाए तो घी हमारे यहाँ पर एक वनस्पति घी भी आती है जिसको हम डालडा कहते हैं, लेकिन इसके अलावा ये क्या होती है, ये देसी घी होती है जो खास करके आप कह सकते हो कि दूध के माध्यम से बनाई जाती है। औरैया जिला, औरैया के अलावा अयोध्या, अयोध्या की जब बात की जाए तो अयोध्या से क्या है, क्योंकि यहाँ लोकेशन में गन्ने का उत्पादन अच्छा खासा होता है, तो यहाँ पे गुड़, आपने मीठी डली देखी होगी, छोटी छोटी बिकती है मार्केट में, गन्ने से इसको उत्पादित किया जाता है। और गुड़ उत्पाद की जब बात की जाए तो आपके अयोध्या से चिन्हित किया गया है, ठीक है। बदायूं, बदायूं की जब बात की जाए तो बदायूं का संबंध क्या है, तो बदायूं आपके जरी जरदोजी से संबंधित आपके समान होते हैं। जरी जरदोजी अभी हमने पीछे बताया कि महिलाएं वही मार्केट से क्या करती हैं, प्लेन कपड़ा लाती हैं और उसके ऊपर क्या करती हैं, ऐसी कुछ आकृति वगैरह बना लेती हैं। घरों में आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घरों की जो दीदी लोग होती हैं, छोटी बहनें होती हैं या मम्मी वगैरह, वो ऐसी घर पे जब बैठी होती हैं तो कुछ कलाकृति वगैरह बनाती रहती हैं, जिसमें हो सकता है कुछ सीनरी वगैरह बना लेती हैं, नहीं कुछ होता है तकिया का गिलाफ वगैरह जो मेजपोश वगैरह होता है। हालांकि आज की महिलाएं तो बहुत एडवांस हैं, उन्हें खाने का नहीं बतियाने कह दो, रील बनाने के लिए समय है, ये काम करने के लिए नहीं समय, जिनसे इनको गुण ढंग आए वो नहीं करेंगी। तो अब क्या करेंगी, वो जो कमा रहा है बाहर 2 पैसा खून चूसेंगे उसी का, लाओ पैसा, हई सामान खरीदेंगे, हाउ सामान खरीदेंगे, क्या करना है, दुनिया भर का ऑनलाइन चल रहा है ना, उससे मंगा लेती हैं। लेकिन पहले की महिलाएं जो होती थी वो अक्सर ये काम करती थी कि घरों में अपने एक तरीके से समय भी इनका टाइम पास भी हो जाता था और थोड़ी सी उनके अंदर क्या होती थी, एक योग्यता भी आपको दिख मिलती थी। तो बदायूं की जब बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, जरी जरदोजी के उत्पाद आपको इसी तरीके से आपको दिख मिलते हैं जो खास करके घरों में आपके कह सकते हो कि बनाए जाते थे, ठीक है। इवन अगर इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पे क्या होता है, अमेठी,
अमेठी जिले की जब बात की जाए तो अमेठी जिले का क्या उत्पाद होता है? अमेठी जिले की जब बात की जाए तो यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, मूज उत्पाद। पुराने समय की जब बात की जाए तो पुराने समय में क्या होता था, यह आपको दिख मिलता था मूज उत्पाद, खास करके जैसे ढकिया, मौनी, डलिया, ये सारी चीज़ आपकी बनाई जाती थी। आपने देखा होगा, अगर देखा जाए तो परिपेक्ष में आज वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में इसका घरों में इस्तेमाल किया जाता था। अब तो आपके प्लास्टिक के कठौत आ गई है, लोहे का आ गया है, लेकिन पहले क्या होता था, इसी का इस्तेमाल हम लोग करते थे, खास करके भूजा भुजाने के लिए या फिर अनाज वगैरह को इधर से उधर डालने के लिए। कई घरों में आपने देखा होगा खाना वगैरह ढकने के लिए भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। सिकहर आपने देखा है, जहाँ पे दूध दही को रखा जाता था, वो इसी से बनता था। ठीक है, खैर, बहराइच, बहराइच की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या है? बहराइच की जब बात की जाए तो यहाँ पे जो गेहूं के डंठल होते हैं उससे आपका क्या होता है, यह आपका उत्पाद बनाया जाता है। और इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो गेहूं के डंठल उत्पाद जो होते हैं वो इसमें आपको दिख मिलते हैं। इसका संदर्भ क्या होता है, तो गेहूं के डंठल को आप कभी बारीकी से देखिएगा तो जो उसका ऊपरी हिस्सा होता है बड़ा चमकीला होता है, मतलब प्राकृतिक रूप से बड़ा नेचुरल होता है, चमकता बहुत अच्छी तरीके से है। तो होता क्या है कि हमारे यहाँ पर कोई ऐसा आकृति बना लिया जाता है और उसके बाद क्या होता है, इस पे गोंद या फेविकोल लगा दिया जाता है और छोटे छोटे गेहूं के वो टुकड़ों को क्या किया जाता है, इसके ऊपर चिपका दिया जाता है। तो चिपका करके क्या होती है, उसकी आकृति बन जाती है। जैसे आपके घरों में टाइल लगाया जाता है तो टाइल दीवार पे चिपका दिया जाता है, उससे एक आकृति उभर जाती है। तो उसी तरीके से क्या होता है, आपके काले कपड़े पर, सफ़ेद कपड़े पर इस गेहूं के डंठल को फेविकोल या गोंद वगैरह के माध्यम से चिपका दिया जाता है और ये बहुत सस्ता और बहुत यूनिक बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सामने से चमकता है तो इस पर जब लाइट वगैरह पड़ती है तो ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बलिया, बलिया जिले की जब बात की जाए तो यहाँ से क्या उत्पाद है? बलिया की जब बात की जाए तो सुहाग की निशानी, बिंदी की जब बात की जाए तो इसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बलरामपुर की जब बात की जाए तो बलरामपुर किसके लिए फेमस है? तो बलरामपुर ध्यान रखिएगा, चूंकि यहाँ पे दाल का उत्पादन किया जाता है तो इस दाल के प्रसंस्करण को, चूंकि आप भी जानते हैं केवल दाल से दाल नहीं बनता है, दाल से और भी चीज़ें बनती हैं। जैसे क्या बनता है, दाल से नमकीन, आपने अक्सर देखा होगा। तो अगर कोई दाल सीधा बेचेगा तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन दाल से नमकीन बना दिया तो उस दशा में क्या होगा, वही नमकीन 160 रुपया किलो बिकेगा। ठीक है, दाल के अलावा आप समझिएगा जैसे विभिन्न प्रकार के चना हो गया, मटर हो गया, इन सब का बेसन वगैरह भी बिकता है। तो उस बेसन को इन्होंने क्या किया, पेस्ट करके बेच दिया। बेसन के अलावा आप कह सकते हो जैसे सत्तू वगैरह की जो संकल्पना है, तो ये सारी चीज़ आपको दिख मिलती है। तो इसका प्रसंस्करण करना मतलब वही चीज़। ठीक है, बेसिक अगर देखा जाए तो बागपत। अब बागपत से क्या है, बागपत के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, होम फर्निशिंग। होम फर्निशिंग मतलब आप समझिएगा कि घरों को सजाने के लिए जितनी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कर्टन हो गया जो दरवाजे पे आपके लगते हैं, बेड शीट वगैरह हो गई, या टीवी, अलमारी या एसी वगैरह का जो कवर होता है। ठीक है, कुशन वगैरह की जब बात की जाए, इवन आप कह सकते हो सोफा कवर हो गया, मेजल का मेज पोस्ट वगैरह हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपके बागपत से। ठीक है, इसके अलावा बरेली, बरेली की जब बात की जाए तो यहाँ से क्या है, यहाँ से भी जरी जरदोजी है। जरी जरदोजी मतलब वही कि आपके सफ़ेद कपड़े या कोई प्लेन कपड़े पर कुछ विशेष प्रकार की रंगीन पत्थर वगैरह के माध्यम से डिजाइन को उकेर देना। और बांस के जो उत्पाद होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बरेली को हम लोग बांस बेत की नगरी भी कहते हैं, तो बांस बेत की नगरी के लिए बरेली का नाम जाना जाता है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, एशिया के अंतर्गत ये भी बताया जाता है कि एशिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर सोना बेचा जाता है तो वह आपके बरेली में बेचता है। और बरेली की जब बात की जाए तो इसके लिए एक यहाँ की मंडी भी काफ़ी फेमस है, सोनारी मंडी। तो सोने का उत्पाद बरेली से बहुत ज़्यादा बिकता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो बांस के अलावा यहाँ पे सोने का उत्पाद भी बिकता है। एक बार आपके साथ क्वेश्चन भी पूछा था कि हमारे उत्तर प्रदेश का एक ऐसा लोकेशन बताइए जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, ये जो सोने के आभूषण वगैरह होते हैं वो बनाए जाते हैं और बेची भी जाती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बस्ती, बस्ती की जब बात की जाए तो बस्ती से क्या होता है, बस्ती से काष्ठ कला और सिरका उत्पाद। सिरका तो आप भी जानते हैं गांव में क्या होता है, उखोड़ी से बनाया जाता है, गन्ने से, खास करके किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से गैस वगैरह में लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। काष्ठ कला की जब बात की जाए तो वही आपके घरों पे कुर्सी, मेज, सोफा, अलमारी, बेड, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके यहाँ पर बनाई जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखा जाए तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, ये जो उत्पाद होते हैं ये सामान्य अवस्था में नहीं होते हैं, बल्कि इनकी जब बात की जाए तो इनमें कुछ विशेष प्रकार की कलाकृति उकेरी जाती है, तो इस कारण से ये काफ़ी फेमस होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो भदोही, आज भदोही की जब बात की जाए तो आपके कहाँ से फेमस है, ये कह सकते हो कि हमारा जो मिर्जापुर का लोकेशन है उसी के पास पड़ता है। और भदोही की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपको कालीन और दरी, ये सारी चीज़ आपको क्या होती हैं, देखने को मिल जाती हैं। तो कालीन और दरी की जब बात की जाए तो आपके बस्ती जिले से संबंधित होती हैं। आगे की बात की जाए तो बांदा, अभी आपने देखा होगा कि बांदा के इस उत्पाद को क्या किया गया था, जीआई टैग वगैरह भी प्राप्त हुआ था। क्या नाम है, सजर पत्थर शिल्प। सजर पत्थर शिल्प की जब बात की जाए तो अगर आप इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह पत्थर है, लेकिन आप इस पत्थर को देखें तो इसके अंदर एक फूल की आकृति भी आपको दिख रही है।
तो आप सोचते हैं अरे बाप रे बाप, पत्थरा में फुलवा कैसे गया। तो वही बात हो रही है कि इस पत्थर के अंदर जो फुली की आकृति बनाई गई है वो देखने में काफ़ी यूनिक लगती है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घरों में जैसे कुछ ग्लास वगैरह के आइटम आते हैं तो उसमें ऐसी आकृति बनाई जाती है। जग वगैरह में अक्सर बना होता है, हालांकि वो ऊपर से दिखता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसा लगता है कि इसके अंदर उकेरा गया है। नहीं कहीं समझ में आ रहा है। एक चीज़ आपको याद होना चाहिए, जब आप अपने स्कूली दिनों में स्कूल में जाते थे तो उस दशा में आपने देखा था पंडित जी के टेबल पे इतना बड़ा पाथर रखा जाता था जिसे वो कागज दबाते थे। उसमें आपने देखा है बुलबुला टाइप का फूल उल जैसी आकृति बनी होती थी। वो लगभग कांच का या पत्थर का दिखता था। ठीक है, फोड़ दीजिए माथ फूट जाएगा लेकिन वो नहीं फूटेगा। तो वही आकृति। तो इसका मतलब हम अपने यहाँ पे कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर क्या है, बांदा की जब बात की जाए तो ये सजर गौर पत्थर होता है जो आपका यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, अपने आप पे काफ़ी यूनिक होता है। इसके अलावा अगर यहीं पे देखा जाए तो बाराबंकी, बाराबंकी की जब बात की जाए तो यहाँ से क्या उत्पाद चिन्हित है। बाराबंकी की जब बात की जाए तो बाराबंकी में वस्त्र उत्पाद, मतलब जो हमारे पहनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कपड़ा, अगर इसकी बात की जाए तो इसका उत्पादन। चंदौली, चंदौली जिले की जब बात की जाए तो इससे क्या फेमस है। चंदौली की जब बात की जाए तो चंदौली से ध्यान रखिएगा जरी जरदोजी, जरी जरदोजी वही सफ़ेद कपड़े पे रंग बिरंगे फूल आकृति वगैरह को बनाना, खास करके अगर इनकी बात की जाए। और यहीं पर अगर देखा जाए तो काला चावल, क्या बोलते हैं, काला चावल। काला चावल की जब बात की जाए तो काला चावल का मतलब क्या, वही चंदौली के क्या बोलते हैं, चकिया की जब बात की जाए तो चंदौली का जो चकिया लोकेशन है वहां पे आपने सुना होगा आदम चीनी चावल। तो आदम चीनी चावल को क्या किया गया है, आदम चीनी चावल जो है वह यहीं से आपका जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आदम चीनी चावल या जिसको हम कई बार काला चावल के रूप में जानते हैं, इसको यहां से जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होता है, तो जो बेडशीट होती हैं, आयरन फैब्रिकेट वर्क होता है या फिर आपके जरी जरदोजी होती हैं, ये सब आपकी बनाई जाती हैं। खासा फर्रुखाबाद की जब बात की जाए तो यहाँ पे छपाई कार्य किया जाता है। छपाई कार्य मतलब समझिएगा, आपने बचपन में स्कूली दिनों में जब पढ़ा था तो वहाँ पे महोदय के द्वारा, आपके अध्यापक के द्वारा बताया गया कि आलू काट लीजिए और वहाँ पे एक फूल का आकृति बना दीजिए, रंग में डुबोइए और वह कागज पे चिपका दीजिए, तो क्या होगा, एक फूल जैसी आकृति बन जाएगी। ठप्पा लगाना जिसे कह सकते हैं। आपने देखा भी होगा आजकल शिवरात्रि का मेला चलता है ना, तो शिवरात्रि के मेले पे इसका ज़्यादा देखने को मिलता है। गांव देहात में पहले क्या होता था, कुछ ऐसी आकृति होती थी, जैसे कहीं राम लिखा है, कहीं पे ओम लिखा है, कहीं पे फूल बनाया गया है, तो एक तो लड़का या बूढ़ का आदमी बैठा होता था और एक तो कटोरी में रंग घोरा होता था, 50 पैसा 10 पैसा लेता था और उसके बाद क्या करता था, ऐसे रंग में दबाता था और उसके बाद इसे ठप्पा लगा देता था, जिसको हम लोग एक तरीके से आज की भाषा में टैटू कहते हैं। पहले वाला अस्थायी रहता था, कुछ दिन केवल रहता था और उसके बाद समाप्त हो जाता था। आज वाला तो अस्थायी रहता है। तो इसी को क्या किया जाता है, ऐसे ही रंग बिरंगे जो कह सकते हो कि छपाई करने वाले विशेष करके गुट्टक होते हैं, उससे क्या किया जाता है, कपड़े पे ठप्पा लगा दिया जाता है। तो ये प्राकृतिक रूप से क्या करता है, डिजाइन बना देता है। तो इस दशा में आप कह सकते हो कि फर्रुखाबाद किससे सम्मिलित होता है, तो यह सम्मिलित हो जाता है हमारे यहाँ पर जो छपाई कारखाना होता है उससे सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो बिजनौर, आज बिजनौर की जब बात की जाए तो इस बिजनौर का संबंध कहाँ से है। बिजनौर के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, ये जो आपका लोकेशन पड़ता है किसके बारे में, बिजनौर की जब बात की जाए तो बिजनौर आपके उत्तराखंड जिले के पास पड़ता है। और यहाँ पे देखा जाए तो बिजनौर में काष्ठ कला होती है। काष्ठ कला की जब बात की जाए तो काष्ठ कला के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा यहाँ पे नजीमाबाद। ठीक है, पीछे हमने देखा भी था कि नजीमाबाद की जब बात की जाए तो निजामाबाद का नजीमाबाद जो है यहाँ से जीआई टैग भी से मिला था। बेसिक होता क्या है, चूंकि ये बिजनौर का जो लोकेशन है ये उत्तराखंड के साथ लगता है, तो तराई क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो इसी कारण से लकड़ी से समेत जो बनने वाली चीज़ें होती हैं वो आपके बनाई जाती हैं। बुलंदशहर, आप भी जानते हैं बुलंदशहर जिले को, जहाँ पे क्या होता है, सिरेमिक उत्पाद। सिरेमिक उत्पाद की जब बात की जाए मतलब आप कह सकते हो कि जो हमारे यहाँ पर बेसिक रूप से अगर कहा जाए तो चीनी मिट्टी वाला जो आइटम होता है, आपने देखा होगा घरों में केतली, चम्मच, कटोरी, प्लेट होता ना, कप वगैरह, तो ये सारी चीज़ आपको देख मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए चित्रकूट, चित्रकूट की जब बात की जाए तो यहाँ से क्या उत्पाद है, चित्रकूट से ध्यान रखिएगा लकड़ी का खिलौना। जब कभी आप मार्केट वगैरह जाते हैं तो ऐसे छोटे छोटे आपके खिलौने देख मिलते हैं, जहाँ पे दुल्हा दुल्हन विभिन्न प्रकार के भगवान के आकृति वगैरह या घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आपके लकड़ी से बनाई जाती हैं, बहुत अच्छी लगती है, यूनिक लगती हैं और लोग क्या कहते हैं अपने घरों में सजाते हैं।
तो लकड़ी के खिलौने और लकड़ी से ही संबंधित आपके उत्पाद, जिसमें आपने कई बार सुना होगा लकड़ी का खड़ाऊ। तो लकड़ी का जो खड़ाऊ है वो आपके इसी चित्रकूट से ही संबंधित है। इसको आप रिलेट कर सकते हैं क्योंकि भारत ने क्या किया था, भगवान राम का खड़ाऊ लेकर आए थे चित्रकूट से ही, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देवरिया, देवरिया की जब बात की जाए तो देवरिया से क्या संबंध है, तो देवरिया से सजावटी सामान, कढ़ाई और सिलाई के उत्पाद और रेडीमेड गारमेंट, अगर इनकी बात की जाए तो इनका संबंध आपको ये मिलता है। ये सजावटी सामान अगर आपको देखना है तो आप इसको देख सकते हैं, कोई आपके घर में नया ब्याह हुआ हो पड़ोसी में, जैसे कोई नई भौजाई या नई चाची वगैरह आई हो, या कह सकते हो किसी का नया ब्याह हुआ हो, तो उसके घर में आप चले जाइए। आप कहिए हमें दुल्हन नहीं देखना है, दुल्हन को साइड कर दीजिए, आप उसके घर में चले जाए बिल्कुल, और चारों तरफ निगाह फेरिएगा तो आपको लगेगा जहाँ पंखा लगा है उसके नीचे एक तो झूमर लगा है। इवन आप कह सकते हो दिवाली में जितना देखेंगे 8-10 मेर का फोटो लगाया होगा। आप कह सकते हो बेडशीट की जब बात की जाए तो वो नए आकृति की सजाई गई होगी। मेज जो होगा वहाँ पे भी एक ठो बढ़िया कागज़ का रंग बिरंगा फोटो लगाया गया होगा। और बाद वहाँ पे एक ठो गुलदस्ता रखा होगा। अलमारी के दोनों किनारे, टीवी के ऊपर, जितना भी मतलब कमरा में आप जाएंगे, जंगला खोता बीटा जितना होगा, सब पे कुछ ना कुछ सजावटी सामान रखा होगा। तो वही चीज़ क्या होती है, ये आपके देवरिया से बनाई जाती है। तो देवरिया की जब बात की जाए तो जितने भी आपके सजावटी सामान होते हैं वह मुख्य रूप से आपके देवरिया में बनाए जाते हैं। और इसके अलावा कढ़ाई सिलाई, वही जो आपके पेंटिंग वगैरह घरों में लगाई जाती हैं, अगर उनकी बात की जाए तो वो सारी चीज़ें, और रेडीमेड गारमेंट मतलब जो आपके कपड़े वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे बनाई जाती हैं। खास इसके अलावा फतेहपुर, आज फतेहपुर की जब बात की जाए तो ये किस लिए फेमस है, फतेहपुर की जब बात की जाए तो फतेहपुर नाम ध्यान रखिएगा, ये चादर बेसिकली आप कह सकते हो जैसे बेडशीट वगैरह की बात की जाए, ठीक है। तो बेडशीट वगैरह की जब बात की जाए तो ये चादर जो होती है वह आपके कहाँ से, यह आपके फतेहपुर से संबंधित आपको देख मिलती है। इसके अलावा फिरोजाबाद, आज के फिरोजाबाद की जब बात की जाए तो ये किस लिए फेमस है, फिरोजाबाद की जब बात की जाए तो ये मुख्य रूप से कांच के उत्पाद के लिए जानी जाती है। और यही कारण होता है कि फिरोजाबाद को हम लोग क्या बोलते हैं, सुहाग नगरी के रूप में जानते हैं, या इसे हम कांच नगरी के रूप में भी नाम देते हैं, ठीक है। आगे की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर, ये गौतम बुद्ध नगर जिला किससे फेमस है, तो गौतम बुद्ध नगर जिसको हम छोटी दिल्ली के रूप में जानते हैं, गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर, तो आप भी जानते हैं कि ये हमारे दिल्ली के पड़ोस में पड़ता है। तो कई बार आपने सुना होगा इसे छोटी दिल्ली का भी नाम दिया जाता है। और यहाँ पे जो आपके उत्पाद होते हैं वह रेडीमेड गारमेंट के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके पड़ोस में ही पड़ता है गाजियाबाद, तो गाजियाबाद को हम शुद्ध रूप से छोटी दिल्ली कहते हैं। और यहाँ पर जितने आपके इंस्ट्रूमेंट बढ़ाए जाते हैं अभियांत्रिकी से संबंधित, मतलब आप कह सकते हो कि ये हार्डवेयर से संबंधित आपको देख मिलते हैं, ठीक है। हापुड़ की जब बात की जाए तो हापुड़ में क्या होता है, हापुड़ में आपके होम फर्निशिंग होती है। होम फर्निशिंग मतलब वही घरों को सजाने के लिए, घरों को सजाने के लिए जैसे कर्टन हो गया, बेडशीट वगैरह हो गई, जंगले का पर्दा, दरवाजे का पर्दा, टीवी का पर्दा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे बनाया जाता है। इसके अलावा इटावा, इटावा की जब बात की जाए तो इटावा से क्या है, वस्त्र उद्योग और उसकी सिलाई और फिर आपकी वस्त्रों की कढ़ाई। तो मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि जो इटावा लोकेशन है यहाँ पे कपड़े वगैरह का उत्पादन अच्छी खासी मात्रा में किया जाता है। एटा जिले की जब बात की जाए तो ये किससे समेत है, तो ये घुघरू घंटी से समेत है, घुघरू घंटी और पीतल उत्पाद। यहाँ पे आपने एक नाम भी सुना होगा किसके बारे में, जलेसर। हमने कई दिनों से आपको बताया भी था कि ये जलेसर नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि जलेसर की जब बात की जाए तो यहाँ से क्या किया गया था, राम मंदिर के लिए सबसे बड़ा जो एक घंटा बनाया गया था वो यहीं से बनाया गया था। तो जलेसर आपके एटा में पड़ता है और वहाँ पे घुघरू घंटी पीतल उत्पाद आपके बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं। गाजीपुर, गाजीपुर की जब बात की जाए तो ये क्या होता है, तो गाजीपुर आप भी जानते हैं यहाँ पे जूट या पटसन का उत्पादन अच्छे खासे मात्रा में किया जाता है। तो इसी जूट या पटसन की जब बात की जाए तो इससे बड़ी बड़ी कलाकृति बनाई जाती है। अब आप समझिएगा, देखिए सुई धागे से जब कोई चीज़ बनाएंगे, महीन धागे से, तो उसकी आकृति छोटी होगी, लेकिन आप जूट के तागे को देखेंगे तो काफ़ी मोटा होता है। अब आप समझिएगा कि जब जूट के तागे से कोई चीज़ आप बनाएंगे तो वो क्या होगा, मोटा होगा तागा, तो इसका मतलब वो थोड़ा हैवी होगा, बड़ा होगा। तो होता क्या है कि पूरे दीवार पर एक ऐसी संरचना बन जाती है जिसमें ऐसी चीज़ें आपकी बनाई जाती हैं। कुछ आपका प्राकृतिक दृश्य वगैरह हो गया, या कोई ऐसी संरचना जो दिखने में विजुअल काफ़ी अच्छी लगती है, तो उसे पूरे दीवार पे आपका टांग दिया जाता है। तो ये किससे बनती है, जूट से बनती है, और पूरे दीवार पे टंगती है, इसका मतलब वाल पे, और हैंग कर दिया जाता है मतलब टांग दिया जाता है। तो इसे हम जूट वाल हैंगिंग के रूप में जानते हैं। गाजीपुर से बनती है, ठीक है। तो गाजीपुर में जूट वाल हैंगिंग का नाम देख मिलता है। आगे की बात हरदोई, हरदोई की जब बात की जाए तो हरदोई से क्या होता है, हरदोई से ध्यान रखिएगा हैंडलूम उत्पाद। हैंडलूम मतलब ध्यान रखिएगा कि जो हमारे यहाँ पर हाथों से कपड़े बनाए जाते हैं, जिसको हम एक शब्दों में हथकरघा भी कह देते हैं, ठीक है। तो हथकरघा की जब बात की जाए तो हथकरघा उत्पाद जो है वो आपके हरदोई जिले से समित है। इवन अगर देखा जाए तो यहाँ पे हाथरस, हाथरस के बारे में ध्यान रखिएगा, हाथरस में
हींग का उत्पादन किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दें, बड़ा इंटरेस्टेड है कि हींग हमारे भारत में नहीं पैदा होता है। शुद्ध रूप से पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हींग हमारे भारत में नहीं पैदा होता है। तो पैदा कहाँ पे होता है? ये पैदा होता है जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान का वो जो सिंध प्रांत वगैरह है वहाँ पे, ठीक है, कुछ मात्रा में नेपाल वगैरह से। तो वहाँ से हम इसको मंगाते हैं और इसके बाद क्या किया जाता है, इसका प्रसंस्करण किया जाता है। और जो शुद्ध हींग होता है ना, उससे भी कोई व्यक्ति नहीं खा सकता, क्योंकि वो बहुत तगड़ा होता है। शुद्ध हींग जो होता है वो कहाँ से मिलता है? तो वो पौधों की जड़ों से प्राप्त होता है, पौधों की जड़ से प्राप्त होता है। जैसे आपने रबड़ का दूध देखा है ना, कि पौधे के तनों से दूध निकाला जाता है और उसी से क्या होता है, ये बनाया जाता है। तो पौधों की जड़ों से एक कह सकते हो कि गोंद जैसी संरचना होती है, इसे इसमें देखा जाता है। और मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि ये जो पौधे की जड़ों से गोंद प्राप्त होता है, ये सीधे डायरेक्ट हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इस दशा में क्या करते हैं, इस दशा में इसमें मैदा और इसमें जो गोंद होता है ना, उसको बाद में मिलाया जाता है और फिर क्या किया जाता है, फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हाथरस की जब बात की जाए तो हाथरस आपके ईंट उत्पादन के लिए जाना जाता है। जालौन, जालौन की जब बात की जाए तो जालौन किसके लिए फेमस है? ये हस्त निर्मित कागज के लिए आपका जाना जाता है। हस्त निर्मित कागज की जब बात की जाए तो हस्त निर्मित कागज, जहाँ पे हाथों से आपके कागज बनाए जाते हैं। एक तो आपने मशीनों से देखा होगा, लेकिन ये हाथों से बनाए जाते हैं रंग बिरंगे कागज, ठीक है। जौनपुर की जब बात की जाए तो जौनपुर किसके लिए फेमस है? तो आप भी जानते हैं, जौनपुर में ऊनी कालीन बनती है, ऊनी कालीन बनती है या दरी वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गोंडा, आज गोंडा की जब बात की जाए तो गोंडा से क्या संबंध है? गोंडा से ध्यान रखिएगा, खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत अगर देखा जाए तो उसमें दाल है और साथ ही साथ आपके मक्का की जब बात की जाए तो मक्का प्रसंस्करण भी आपका किया जाता है, ठीक है। गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर से क्या संबंध है? तो गोरखपुर से टेराकोटा और जो रेडीमेड कपड़े वगैरह होते हैं उन सबको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो गोरखपुर से टेराकोटा और रेडीमेड कपड़े। टेराकोटा मतलब हमने कई बार बताया है कि यहाँ पर क्या संदर्भ होता है। टेराकोटा की जब बात की जाए तो मतलब आप कह सकते हो कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी का बर्तन या मिट्टी का एक तरीके से उत्पाद, और इस उत्पाद की जब बात की जाए तो इसे क्या किया जाता है, इसे एक तरीके से ध्यान रखिएगा कि आग में पका दिया जाता है। एक संदर्भ समझिएगा कि मिट्टी का आपने देखा होगा कि पहले तो एक आकृति बनाते हैं। आपने छोटे जब रहे होंगे तो अपने घरों में दिवाली के समय पर अपना अलग घर बनाए थे कि नहीं है? मिट्टी का दिया हुआ बनाया होगा आपने, लेकिन आप देखते हैं कि वो मिट्टी बहुत हल्की होती है और थोड़ा सा धक्का लगता है तो टूट जाती है। लेकिन वही दिया जो कुम्हार के घर से आता है वह नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि वो मजबूत होता है। उसका सीन ये होता है कि उसे आग में रख करके पका दिया जाता है। तो उस दशा में उसी को हम टेराकोटा कहते हैं। तो टेराकोटा की जब बात की जाए, जिसे आग में रख करके पका दिया जाए, तो ये नाम खासा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमीरपुर की जब बात की जाए तो हमीरपुर किसके लिए फेमस है? तो ये हस्तनिर्मित जूती के लिए। हस्तनिर्मित जूती की जब बात की जाए तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो झांसी, झांसी की जब बात की जाए तो टिड्डा के बारे में आप लोग जानते हैं। लड़की लोगों का बहुत फेवरेट खिलौना होता है। बेचारे बानर, भालू, बिगवा इसी तरीके से जो मिलते हैं ना बढ़न बढ़न, उन्हीं को लेकर के अपने साथ रखती हैं। तो टिड्डा की जब बात की जाए तो टिड्डा नाम ध्यान रखिएगा, जिसको हम सॉफ्टवेयर के रूप में, सॉफ्ट खिलौना के रूप में जानते हैं, टॉयज के रूप में, वह आपके झांसी में बनता है। होता कुछ नहीं है, अट्टू पुरान का कपड़ा होता है और वही में जितना घर का कटमारी होता है उसको भर देते हैं। हालांकि ये तो हमारे घरों की बनाई जाती है, लेकिन इसके अलावा जो ये बनाए जाते हैं इनमें क्या होता है, एक तो मखमल टाइप का कपड़ा होता है और उसमें रुई भर दिया जाता है। तो यही टिड्डा आपको देख मिलता है। तो टिड्डा की जब बात की जाए तो झांसी से इसका ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कौसाम्बी, आज कौसाम्बी की जब बात की जाए तो कौसाम्बी का संबंध किससे है? कौसाम्बी के बारे में ध्यान रखिएगा, ये खाद्य प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। खाद्य प्रसंस्करण मतलब आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, जब हम केले की बात करते हैं तो केले के बारे में आपने सुना होगा। केले की जब बात की जाए तो केले के परिप्रेक्ष्य आपने देखा होगा कि एक तो केला होता है, केला की जब बात की जाए तो केले का डायरेक्ट हम सेवन करते हैं जब हम फास्ट रहते हैं, पका हुआ केला। लेकिन एक केला होता है जो कच्चा होता है, उसे क्या किया जाता है, हम लोग सब्जी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, कोफ्ता बनता है केले का, ठीक है। और एक केले की जब बात की जाए तो उसी केले का आपने देखा होगा आटा बनता है। जिस तरीके से आपको कुट्टू का आटा देख मिलता है कि फास्ट रहते हैं तब खाते हैं, तो केले का भी आटा मिलता है जिसे हम फास्ट में टिक्की वगैरह बना के खाते हैं। और इसी केले की जब बात की जाए तो इसी केले का चिप्स भी बनता है। तो ऐसे ही जो केले से बनने वाले आपके उत्पाद हैं, जैसे आप कह सकते हो कि टिक्की बना दिया, चिप्स बना दिया, या और आपकी जो चीज़ें बनती हैं, तो उन सब चीज़ों को कौसाम्बी से आपका बनाया जाता है, ठीक है।
कुशीनगर। कुशीनगर की जब बात की जाए तो कुशीनगर भी केले का अच्छा खासा उत्पादन करता है। अच्छा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, ये जो केले का तना होता है ना, इसमें पौधा नहीं होता, मतलब इसकी जो तना होता है वो बिल्कुल ठोस नहीं होता है, वो पतली पतली एक तरीके से कह सकते हो तंतु से बना होता है। तो उसे सुखवा करके हम लोग क्या करते हैं, तंतु को खींच खींच करके निकाल लेते हैं। तो उससे फिर क्या करते हैं, ऐसे उत्पादों को हम बना देते हैं। तो केला फाइबर से जैसे बैग बना दिया, टोपी बना दिया, बेना बना दिया, या फिर आप कह सकते हो कि चटाई वगैरह बना दी। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, केला फाइबर से आपके बनाए जाते हैं। तो केला फाइबर से और केला से समित जो आपके उत्पाद होते हैं ये आपके कुशीनगर से बनाए जाते हैं। लखीमपुर खीरी की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं थोड़ा सा ये जनजातीय जिला है, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि जंगल का एरिया ज़्यादा है। जैसे लखीमपुर खीरी में दुधवा है, किशनपुर वन्यजीव विहार है। तो जंगली क्षेत्रों में क्या होता है, जो जनजातियों की संख्या ज़्यादा रहती है, और जनजाति जो रहते हैं वो जंगल में रहते हैं। तो जंगल में जब घूमते टहलते रहते हैं तो कहीं रंग बिरंगा चमकीला पत्थर मिल गया, कहीं कोई जानवर मरा हुआ मिल गया तो उसका हड्डी उठा लिया, उसका सींग उठा लिया, या जंगल में ही कोई विशेष पेड़ पौधा मिल गया, उसकी पत्ती वगैरह को ले आए, उसका तना वगैरह ले आया, तो उससे कोई चीज़ ये बना लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपने अक्सर देखी होगी, जिसमें हैट हो गया, चप्पल हो गया, बैग हो गया, ये जनजातीय उत्पाद के रूप में देख मिलते हैं, और ये लखीमपुर खीरी जिले में आपके बनाए जाते हैं। ठीक है। ललितपुर, ललितपुर की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या है, तो यहाँ पे सिल्क साड़ी बनाई जाती है। लेकिन सिल्क साड़ी की जब बात की जाए तो सिल्क साड़ी के परिपेक्ष में ये जरी सिल्क साड़ी होती है। ठीक है, रेशमी सिल्क साड़ी बनाई जाती है, लेकिन जो बेस होता है, जैसा कि अभी हमने देखा था जरी जरदोजी में, तो जरी जरदोजी में क्या होता है, एक नेचुरल कपड़ा आप ले लेते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, रंग बिरंगा पत्थर वगैरह लगा देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो साड़ी का बेस होता है वो रेशमी साड़ी होता है, लेकिन उसके ऊपर क्या किया जाता है, ये जो आप देख रहे हैं ना डिजाइन, ये डिजाइन रंग बिरंगे पत्थर वगैरह को लगा करके बनाई जाती है। तो जरी जरदोजी से समित जो आपकी सिल्क साड़ी होती है वो ललितपुर से समित है। खाद्य प्रसंस्करण, जिसमें आपने लहसुन का नाम सुना होगा, तो लहसुन की जब बात की जाए तो लहसुन का नाम ध्यान रखिएगा, लहसुन उत्पाद वगैरह यहाँ पे चिन्हित किया गया है। वैसे लहसुन भाई साहब बड़ा खुश थे बीच में, क्योंकि उनका दाम 400 रुपया किलो था, आज आ गए हैं 20 रुपया पौवा पे। ठीक है, तो लहसुन की जब बात की जाए तो लहसुन उत्पाद, इवन रेडीमेड गारमेंट की जब बात की जाए तो जैसे स्कूली ड्रेस, बच्चों के आपने स्कूली ड्रेस वगैरह देखे होंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती हैं। कन्नौज अपने आप में काफ़ी फेमस है, इत्र के रूप में इसका नाम लिया जाता है, तो इत्र यहाँ से आपको देख मिलता है। अच्छा, इत्र किससे बनता है, इत्र देखिए बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, कहीं कहीं पर फूलों से बनता है, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा ये जो मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं उससे बनाए जाते हैं, कहीं कहीं पे जो पुरानी मिट्टी वगैरह होती है, सोंधी जिसकी एक हल्की सी खुशबू आती है, उससे भी आपका बनाया जाता है। वो अलग अलग पैटर्न होते हैं। खैर, कानपुर देहात, कानपुर देहात की जब बात की जाए तो इससे क्या संबंध होता है, कानपुर की जब बात की जाए तो कानपुर देहात के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, ये जो एल्युमिनियम बर्तन होते हैं, प्लास्टिक के उत्पाद, ये सारे यहाँ से बनाए जाते हैं। आपने घरों में देखा होगा, अपने घरों में पुराने समय में आपने देखा था कि वो जो पीतल के बर्तन आते थे, तांबे के बर्तन, उसका इस्तेमाल होता था। लेकिन आज वर्तमान में आपने देखा होगा स्टील का बाल्टी है, मग्गा है, जग है, थरिया है, लोटा है, गिलासा है, कचोरी है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अब आपके घरों में देख मिलती हैं। एल्युमिनियम बर्तन जो काफ़ी हल्के होते हैं और काफ़ी टिकाऊ होते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या होती है, इस पर गंदगी नहीं चढ़ती है। आप कितने लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते चले जाइए तो यहाँ में करीखा नहीं लगता है। ठीक है, और इवन आप देखा जाए तो ये बहुत हल्का होता है, मतलब 100-500 ग्राम की बाल्टी होती है, 10 किलो पानी आप बड़े आराम से ले जा सकते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम के बर्तन और साथ ही साथ आपका प्लास्टिक उत्पाद, ये सारे आपके बनाए जाते हैं। कानपुर नगर, आज कानपुर नगर की जब बात की जाए तो उसका संबंध क्या है, तो कानपुर आप भी जानते हैं कि ये हमारे यहाँ पर क्या होता है, चर्म सिटी के रूप में जाना जाता है, और इस दशा में चमड़ा के संबंधित जितने भी आपके उत्पाद होते हैं वह आपको यहाँ पर देख मिलते हैं। इवन चूंकि कानपुर की बात चल रही है तो यहाँ पे होजरी वगैरह का भी उत्पादन होता है, कपड़े वगैरह का भी उत्पादन होता है, तो टेक्सटाइल वगैरह की जब बात की जाए तो ये सारी चीज़ आपको देख मिलती है। कासगंज जिले की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या है, तो कासगंज में दरी दरजोदी आपकी बनाई जाती है। जरी दरजोदी मतलब वही कि आपके प्लेन कपड़े पे क्या किया, हमने कुछ डिजाइन वगैरह को उकेर दिया। ठीक है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि महिलाओं के माध्यम से क्या होता है, ये महंगे पत्थर वगैरह को क्या किया जाता है, इस पे आपका सजा दिया जाता है। बेसिक लखनऊ, अब लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ से लहंगुआ ध्यान ना रखिएगा, बल्कि उसकी जगह पर शुद्ध रूप से जो यहाँ का फेमस है उत्पाद, उसका नाम है चिकनकारी। चिकनकारी की जब बात की जाए तो आपने देखा होगा एक हल्के कपड़े पर क्या किया जाता है, सफ़ेद कलर के धागे से कुछ विशेष प्रकार की ऐसी डिजाइन, ऐसी आकृति को बनाया जाता है। तो चिकनकारी की जब बात की जाए तो ये लखनऊ से समित है, और जरी जरदोजी की जब बात की जाए तो ये भी क्या है, ये भी आपके इसी लखनऊ से समित है। ठीक है, प्रयागराज, आज प्रयागराज की जब बात की जाए तो इसका संबंध किससे है, तो प्रयागराज की जब बात की जाए तो ये मूज उत्पादन और फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है। मतलब आप कह सकते हो कि जो ढकिया मौनी होती है वो आपके प्रयागराज में भी बनाई जाती है।
महोबा। महोबा की जब बात की जाए तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे यही जो आपके सजर गौर पत्थर होते हैं, अगर उनकी बात की जाए, जिसमें आपने देखा होगा ऐसे कुछ पत्थर की आकृति बनाई जाती हैं और दिखने में विजुअल ऐसा लगता है कि ये कोई पत्थर आकृति है, मतलब संगमरमर से बनी है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये संगमरमर उत्पाद ना होते बल्कि नॉर्मल आपके एक तरीके से चीनी मिट्टी से कम थोड़ा सा ठोस होते हैं और इस तरीके से पत्थर से थोड़े कम होते हैं, मतलब चीनी मिट्टी से थोड़े ज़्यादा मजबूत होते हैं और पत्थर से थोड़े हल्के होते हैं। तो सजर गौर पत्थर की जब बात की जाए तो आपको दिख मिलता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की ऐसी कलाकृति वगैरह आपकी बनाई जाती है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा मैनपुरी। मैनपुरी की जब बात की जाए तो मैनपुरी में क्या होता है, मैनपुरी में तारकसी होती है। तारकसी का मतलब यूँ समझिएगा, कई बार आपने देखा होगा, ताजमहल गए हैं कि नहीं, जितने लोग गए होंगे उन्हें पता होगा कि जब आप ताजमहल जाते हैं तो ताजमहल देखिएगा हाथ से उस ताजमहल की दीवार को छू करके, तो आपको लगेगा अरे संगमरमर में वो रंगीन का पत्थरवा डाला गया है, वहाँ में तरवा डाला गया है। नहीं, ध्यान रखिएगा, उसमें खड्ड बनाए गए थे और उसके बाद उस तार को पिरो करके फिर रगमार से रगड़ा गया है। वही सीन यहाँ पे आपको मिलता है कि लकड़ी होता है, लकड़ी के ऊपर क्या किया जाता है, छोटे छोटे खांचे बना दिए जाते हैं। ठीक है, ये जो तीर दिख रही है और उसमें क्या किया जाता है, इस तार को बैठा दिया जाता है और पहले हथौड़ी से पीट करके बैठाया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, रगमार्ग से इसे रगड़ दिया जाता है। तो जब इस पर आप हाथों को टच करेंगे ना, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल प्लेन है, मतलब अलग से नहीं दिखेगा, वो उसी में बिल्कुल फिट बैठा दिखेगा। तो ये तारकसी जो कला होती है और वस्त्र सिलाई की जब बात की जाए तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी मैनपुरी से सम्मिलित हो जाती हैं। ठीक है, मैनपुरी से इसका नाम होता है। महाराजगंज जिले की जब बात की जाए तो यहाँ से क्या फेमस है, महाराजगंज से फर्नीचर फेमस है। फर्नीचर की जब बात की जाए तो ये महाराजगंज से फेमस है। आज का मेरठ, मेरठ की तो कोई पहचान की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरठ में खेल की सामान जो चीज़ें आपकी बनाई जाती हैं उन सब का नाम देखे मिलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मिर्ज़ापुर, अब मिर्ज़ापुर तो भाई आप भी जानते हैं कालीन भैया के लिए काफ़ी फेमस है। तो कालीन उत्पादन और साथ ही साथ जो मेटल उत्पाद होता है, धातु से समेत आपके कार्य होते हैं, ये सारे किए जाते हैं। मुरादाबाद शुद्ध रूप से आप जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पीतल नगरी के रूप में जानते हैं। तो मुरादाबाद को हम लोग क्या कहते हैं, पीतल नगरी, खास करके धातु शिल्प के रूप में नाम दिया जाता है। ठीक है, तो धातु शिल्प के रूप में इसका नाम लिया जाता है। इसके अलावा मथुरा, मथुरा की जब बात की जाए तो इनसे क्या संबंध है, तो मथुरा में सैनिटरी फिटिंग्स को ध्यान रखिएगा। सैनिटरी मतलब आप कह सकते हो जो साफ सफाई से संबंधित, मतलब बाथरूम में लगने वाली जो चीज़ें होती हैं, टाइल्स वगैरह, अगर उनकी बात की जाए तो अधिकतर मात्रा में ये सारी चीज़ें आपके बनाई जाती है, जैसे नल हो गया, टोटी हो गया, इन सब चीज़ों को लेकर के। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ठाकुर जी की पोशाक आपने देखा होगा ना, लल्ला खासा, अगर देखा जाए तो बाल गोपाल, लड्डू लाल की जब बात की जाए तो उनकी छोटी छोटी आकृति, तो उनके छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं ना ठाकुर जी, तो उनका पोशाक, इवन आप कह सकते हो उसी परिपेक्ष में जैसे श्रृंगार की मूर्ति वगैरह, इवन आप कह सकते हो जो कंठी माला वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती हैं। मऊ, मऊ की जब बात की जाए तो मऊ के बारे में ध्यान रखिएगा, मऊ से वस्त्र उत्पाद आपका चिन्हित किया जाता है। मऊ अगर इसकी बात की जाए, प्रतापगढ़ अपने आप में काफ़ी फेमस है क्योंकि ये आंवला नगरी के लिए जाना जाता है, तो आंवला उत्पाद जो है वह आपको यहाँ पर देख मिलता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो लाल बलेली, यहाँ से क्या समित है, तो लाल बलेली से ध्यान रखिएगा, यहाँ से काष्ठ कला, मतलब जो लकड़ी की चीज़ें आपकी बनाई जाती हैं वह लाल बलेली से आपकी बनाई जाती हैं। साथ ही साथ मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो गुड़, अर्थात अभी आपने देखा भी होगा इस गुड़ को जीआई टैग भी प्राप्त हुआ था। तो मुजफ्फरनगर के गुड़ की जब बात की जाए तो इसे जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। पीलीभीत की जब बात की जाए तो पीलीभीत किसके लिए फेमस है, तो आपके बांसुरी के लिए फेमस है। और लकड़ी के उत्पादन की जब बात की जाए, लकड़ी की और चीज़ें तो आपकी पीलीभीत से बनाई जाती हैं। संत कबीर नगर, संत कबीर नगर जिला अर्थात खलीलाबाद की जब बात की जाए तो बखिरा का नाम देखा होगा, बखिरा लोकेशन में पीतल के उत्पाद अच्छे खासे बनाए जाते हैं। देखिए मथुरा जो है, सॉरी क्या बोलते हैं आपका, मुरादाबाद, मुरादाबाद पीतल नगरी के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा संत कबीर नगर का जिला का जो एक छोटा सा लोकेशन है, खास करके बखिरा, खलीलाबाद, मेहदावल, वहाँ पे भी क्या होता है, ऐसे पीतल के बर्तन आपके अच्छे खासे मात्रा में बनाए जाते हैं और उससे समेत आपकी कार्यविधि की जाती है। तो ब्रास बेयर उत्पाद यहाँ पे आपको दिख मिलता है और साथ ही साथ होजरी उत्पाद, मतलब जो कपड़े बनाए जाते हैं। तो आप मेहदावल रोड पे जब कभी जाएंगे खास करके बखिरा की तरफ से, तो आपको दिखेगा कि वहाँ रास्ते के किनारे पर लोग क्या करते हैं, ऐसे रेसे को बना करके क्या करते हैं, उसे सुखाते वगैरह रहते हैं। तो बांस बेयर और होजरी उत्पाद की जब बात की जाए तो ये सारी चीज़ें। शाहजहाँपुर की जब बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, तो शाहजहाँपुर में वही जरदोजी, जरी जरदोजी की बात की जाए तो मतलब वही क्या, प्लेन कपड़े पर वही रंगीने पत्थर वगैरह को क्या करना, सजो देना। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो नाम ध्यान रखिएगा रामपुर, रामपुर की जब बात की जाए तो रामपुर से क्या संबंध है, रामपुर के बारे में ध्यान रखिएगा, रामपुर से पंचवर्ग संबंधित है और यहीं पे जरी जरदोजी से संबंधित आपके कार्य होते हैं और मेंथा आयल जो होता है वो भी आपको दिख मिलता है। अब आप कहेंगे ये पंचवर्ग क्या होता है, पंचवर्ग आपको बताना चाहेंगे,
पंचवर्क आप समझिएगा सिलाई मशीन के थीम पे काम करता है। सिलाई मशीन आपने देखा ना, सिलाई मशीन आप लोग तो चलाती होंगी, खास करके जब आप सिलाई मशीन चलाती हैं तो आपने देखा है सुई जितनी बार पंच होता है धागा क्या करता है उतना सिलता जाता है। गांव देहात में आपने देखा होगा कि महिलाओं के द्वारा एक छोटा सा कपड़ा लिया जाता है और एक सुई जैसी निडल जैसी संरचना होती है, उसमें धागा डाल करके उसे बार बार पंच किया जाता है। तो बार बार पंच किया जाता है तो फिर क्या होती है, एक आकृति आपकी बन जाती है। जैसे आप कोई फूल बनाना चाहें या कोई कह सकते हो कि किसी देवी देवता की आकृति या किसी प्रकार की आकृति, तो उसे बार बार जितना आप पंच करते हैं उतना उसमें क्या होता है, उस जो आकृति होती है उसमें धागा भरता चला जाता है और इसी को हम पंचवर्क कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल आपने देखा होगा, अब इसमें तो हमारे पास नहीं है लेकिन अक्सर आपने देखा होगा जैसे कुछ टैटू वगैरह नाम लिखे जाते हैं ना, आपने देखा होगा कुछ ब्रांड के नाम वगैरह लिखे जाते हैं, या जैसे आपने टोपी ओपी पे देखा होगा कुछ नाम लिखे जाते हैं, ठीक है। इवन आपने देखा होगा जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस आप जाएंगे ना तो उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी जो लिखी जाती है लोगो वगैरह, तो इस तरीके से चीज़ें आपको दिख मिलती हैं। हाँ, कढ़ाई वाली सुई, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि उसी तर्ज पर यह कार्य करता है। तो पंचिंग मतलब बार बार पंच करना, वह इससे समित हो जाता है। तो पंचवर्क इसका नाम ध्यान रखिएगा। वैसे आप लोग कह रहे हैं कि रामपुर में चाकू के बारे में एक थ्योरी आपको बता दें। एक्चुअली हमारे बॉलीवुड में क्या किया गया, रामपुर की जो चाकू है ना, नो डाउट हमारी चाकू विशेष पहचान है, हम उसे निगेटिव नहीं मानेंगे, लेकिन सीन क्या हुआ, बॉलीवुड के लोगों के द्वारा क्या किया गया, ये जो चाकू था इसके चाकू को ऐसे दिखाया गया कि जब भी कोई व्यक्ति गुंडा आए तो रामपुरी चाकू लेकर के घोंप देता था, बंदूक की जरूरत नहीं पड़ती थी और वो आदमी वहीं मर जाता था। तो ये एक नकारात्मक पहलू हो गया। तो इसी कारण से हमारे यहाँ पर क्या किया गया, इस चाकू को थोड़ा सा निगेटिव माना गया कि ये नकारात्मक पहलू है, जो एक तरीके से कह सकते हो कि आज के समाज में ये कहीं ना कहीं हिंसा को बढ़ावा देता है। तो इस दशा में हमने क्या किया, अब रामपुर की पहचान है तो हमने कहा कि भाई मारने काटने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एक काम करते हैं, आपके पेट में जब ये चाकू अंदर तक जाता है तभी आपकी डेथ होती है, एक काम करते हैं हम इस चाकू की आकृति थोड़ी सी छोटी कर देते हैं, अब हमारे घरों के आकृति में यह चाकू फिट बैठता है। अर्थात अब इस चाकू को अभी भी रामपुर से उगाया जाता है, लेकिन ये जो चाकू होती है ये केवल आलू छीलने के काम आती है, सब्जी काटने के काम आती है। तो अब की जो चाकू हो गई है वो बॉलीवुड के उस नकारात्मक रोल के नाते इसकी जो एक आकृति थी उसे घटा दिया गया, तो ये केवल आपके किचन में देख मिलती है। तो ये खासा ध्यान रखिएगा अब की चाकू का आकृति। तो रामपुर में चाकू बनाई जाती है नो डाउट, लेकिन उसकी निगेटिव पहचान के नाते उसे हम थोड़ा सा बढ़ावा नहीं देते हैं, ठीक है। खासा जैसे आप हमारे यहाँ पे समझिए ना, कट्टा बनता है, कट्टा तो बनता है ना भाई, हर लोकेशन में बनता है, सभी को पता है। अवैध तरीके से 10-20 हज़ार रुपये में मिल जाता है कट्टा, और लोग क्या करते हैं धाएं धाएं चलाते हैं, कई बार उनका कह सकते हो कि अंतिम हो जाता है। लेकिन कट्टे को हमारे यहाँ पे मान्यता नहीं दी गई है, क्यों? क्योंकि वह अवैध है। हमारे यहाँ पर जो सरकार के द्वारा गन फैक्ट्री में आपके रिवाल्वर पिस्टल वगैरह बनाए जाते हैं वो चीज़ें आपकी मान्यता में है। तो जो एक नकारात्मक पहलू है उसे हम लोग नहीं यहाँ पे बढ़ावा देते हैं, ठीक है। खैर, सहारनपुर की जब बात की जाए तो सहारनपुर का संबंध क्या है, तो सहारनपुर में ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो लकड़ी की नक्काशी होती है, अभी आप कह सकते हो कि लकड़ी की नक्काशी की जब बात की जाए तो लकड़ी के नक्काशी के लिए क्या होता है, इसका नाम देखने को मिल जाता है। लकड़ी के नक्काशी की जब बात की जाए तो लकड़ी के नक्काशी के लिए क्या होता है, ये नाम देख मिलता है आपका सहारनपुर। सहारनपुर के अलावा अगर देखा जाए तो संभल, आज का जो वर्तमान हमारा संभल जिला है, संभल जिले की जब बात की जाए तो संभल जिले किस लिए पहचाने जाते हैं, तो संभल जिले की जब बात की जाए तो संभल जिला जो आपका जाना जाता है वह मुख्य रूप से आपका जाना जाता है जनजाति उत्पाद के लिए। किसके लिए? जनजाति उत्पाद की जब बात की जाए तो जनजाति उत्पाद के लिए इसका नाम देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जनजाति उत्पाद की जब बात की जाए तो जनजाति उत्पाद के लिए संभल का नाम देखने मिलता है। और जनजाति उत्पाद में खास करके आप कह सकते हो कि जो जानवरों से मिलने वाली चीज़ें होती हैं, जानवरों से मिलने वाली चीज़ें जैसे उनकी हड्डी हो गई या उनका सींग हो गया या उनकी खाल वगैरह हो गई, तो अक्सर आपने देखा होगा इससे भी चीज़ें क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा सीतापुर, आज सीतापुर की जब बात की जाए तो ये अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे जनजाति निवास करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके माध्यम से क्या किया जाता है, आपके जो जनजातीय उत्पाद होते हैं वह आपके बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जनजातीय उत्पादों में दरी की जब बात की जाए तो दरी की मात्रा क्या की जाती है, यहाँ से आपकी बनाई जाती है। तो दरी की जब बात की जाए तो ये बनाई जाती है। शामली, आज शामली की जब बात की जाए तो शामली में क्या बनता है, शामली में लोहे से बनने वाले जो आपके उत्पाद होते हैं
अगर उनकी बात की जाए तो उनका उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो लोहे से बनने वाले जितने आपके उत्पाद होते हैं उनको क्या किया जाता है, वह प्रमुख रूप से आपके शामली जिले में बनाया जाता है। ठीक है, शामली जिले की जब बात की जाए तो शामली जिले में बनाया जाता है। श्रावस्ती, श्रावस्ती की जब बात की जाए तो यह जनजातीय उत्पाद और फर्नीचर के लिए जाना जाता है। जनजातीय उत्पाद और फर्नीचर के लिए इसका नाम लिया जाता है। सिद्धार्थनगर जिला, अभी हमने बताया कि जहाँ पे काला नमक चावल, आज काला नमक चावल की जब बात की जाए तो काला नमक चावल खाद्य प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सोनभद्र, आप भी जानते हैं कि यह कालीन नगरी के लिए काफी फेमस होता है। ठीक है, तो कालीन नगरी की जब बात की जाए तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपका सोनभद्र जिला जाना जाता है। ठीक है, सोनभद्र जिले की जब बात की जाए तो सोनभद्र जिला क्या होता है, आपके खास करके जब हम बात करते हैं कालीन उत्पादन, तो उस कालीन उत्पादन के लिए जाना जाता है। अब एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि इतने में कोई संशय हो तो एक बार बताएं। ठीक है, इतने में अगर कोई संशय हो तो एक बार के लिए थोड़ा सा बता दें, क्योंकि यही हमारे मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि एक जिला उत्पाद योजना के कुछ मुख्य उत्पाद थे जिनके बारे में हमने क्या किया, पूरी तरीके से एक स्वस्थ चर्चा आपके सम्मुख रखी। ठीक है, तो एक जिला एक उत्पाद योजना की जब बात की जाए तो इन उत्पादों का नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा जो हमारे यहाँ पर आपके क्या किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, ये सारे उत्पाद क्या होते हैं, ये आपके चिन्हित किए गए हैं। यहाँ तक कोई संशय नहीं ना। चलिए, दो तीन उत्पादों को और लिख लीजिएगा, क्योंकि जब शुरुआती दिनों में हमारे यहाँ पर उत्पाद आपके चिन्हित किए गए थे पहले चरण में, तो लगभग 75 जिलों के 75 उत्पाद आपके चिन्हित किए गए थे। लेकिन सीन क्या हो गया कि जैसे देखो, मान लो भाई एक हम व्यक्ति हैं, किसी ने हमने पूछा कि अरे गुरुजी चाय पियेंगे या चाय काफ़ी, तो हमने कहा यार चाय ले लाओ। ठीक है, तो हमने चाय बोल दिया, तो संयोग से क्या हो गया, अमित पांडे चाय पीते हैं, ये नोटिस हो गया। हम बाद में गए, हम कहे अरे यार गर्मी है, गर्मी में कौन चाय पीता है, कम से कम न बड़का वाला 2 लीटर वा कम से कम 10 रुपये कोको कोला मंगा लेते हो, हैं कोका कोला पी लेते, थोड़ा सा हमरो मना ठंड हो जाता। तो इसका मतलब हम केवल चाय नहीं पीते हैं, हम कोका कोला भी पी सकते हैं, काफ़ी भी पी सकते हैं, आम का जूस भी पी सकते हैं, गन्ना का रस भी पी सकते हैं। ये हमारी योग्यता नहीं बल्कि ये हमारी क्वालिटी भी है, मतलब इसको भी हम पचा सकते हैं, ये हमारी क्षमता है। तो यहाँ पे क्या किया गया, 75 जिलों के 75 उत्पाद आपके चिन्हित किए गए, पहले पहले उत्पाद जो प्रमुख उत्पाद थे। लेकिन इसके अलावा उन्हीं जिलों से क्या होता है, कुछ और भी आपके उत्पाद हैं, और उन जिलों की जब बात की जाए तो उनको यहाँ पे नहीं ऐड किया गया था। तो सरकार क्या करती है, बाद में एक दो सूची और निकालती है और उसमें क्या होता है, इनको ऐड करती है। तो कुछ बेसिक नाम और ध्यान रखिएगा जो इसी क्रम में आपको दे मिलते हैं। तो अगर उन नामों की बात की जाए तो उन नामों को खास ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे यूपी में मिर्जापुर को आपने देखा कालीन उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी मिर्जापुर की जब बात की जाए तो इसी मिर्जापुर का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी मिर्जापुर में क्या होता है, आपको मेटल, अर्थात जब हम धातु की बात करते हैं तो धातु से संबंधित जो आपके उत्पादन किए जाते हैं वह भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो मिर्जापुर की जब बात की जाए तो मिर्जापुर क्या होता है, यहाँ पे धातु उत्पादन के लिए जाना जाता है। अच्छा, मिर्जापुर की जब बात की जाए तो मिर्जापुर खास ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टमाटर का उत्पादन भी किया जाता है। क्या, टमाटर, आज के जो टमाटर होते हैं ना, टमाटर की जब बात की जाए तो टमाटर का भी उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, मिर्जापुर के अलावा अगर देखा जाए तो झांसी, अभी हमने देखा था झांसी में क्या होता है, झांसी में केवल सॉफ्ट टॉयज का उत्पादन किया जाता है। लेकिन इसी झांसी की जब बात की जाए तो झांसी में सॉफ्ट टॉयज के अलावा ध्यान रखिएगा थोड़ी बहुत मात्रा में काला चावल का भी उत्पादन किया जाता है। तो काला चावल भी इसमें क्या किया गया, इसमें आपका ऐड किया गया। तो झांसी की जब बात की जाए तो झांसी में काला चावल भी आपका ऐड किया गया। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो रामपुर, रामपुर में अभी हमने देखा था पंचवर्ग से समेत आपकी चीजें होती हैं, तो यहाँ पे पंचवर्ग के अलावा खासा ध्यान रखिएगा मेंथा आयल। ठीक है, तो मेंथा के बारे में आपने देखा होगा, शिवाला नाम का जो एक पौधा होता है उससे क्या किया जाता है, मेंथा आयल आपके बनाया जाता है। तो मेंथा की जब बात की जाए तो आपके रामपुर से संबंधित आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहराइच, बहराइच से आपने देखा था कि गेहूं डंठल का उत्पादन किया जाता है। लेकिन हमने कहा कि भाई देखो, जब गेहूं पैदा होता है तो गेहूं कोनो बुकार चीज थोड़ी ना है, गेहूं से भी हम कुछ चीजें बना सकते हैं। भाई गेहूं से हम मैदा बना दें, गेहूं से हम आटा बना दें, गेहूं से हम दलिया बना दें, गेहूं से हम बिस्कुट बना दें, ये सारी चीजें भी बन सकती हैं। तो हम क्यों ना गेहूं का भी प्रसंस्करण कर ले। तो इसका मतलब क्या हो गया, बहराइच की जब बात की जाए तो बहराइच से क्या हो गया, बहराइच से आपके गेहूं के उत्पादन को भी चिन्हित किया गया। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो बलिया, बलिया की जब बात की जाए तो बलिया से आपने देखा था बिंदी उत्पादन। लेकिन बिंदी के अलावा अगर देखा जाए तो एक सब्जी यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में पैदा होती है जिसको हम परवल कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा
परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो उसी की बात चल रही है। परवल देसी, परवल देसी। तो परवल देसी की जब बात की जाए तो ये बलिया में आपका उत्पादित किया जाता है, ठीक है। बलिया की जब बात की जाए तो बलिया में इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ललितपुर, एक जिला ध्यान रखिएगा, ललितपुर। ललितपुर की जब बात की जाए तो ललितपुर में अभी हमने देखा था रेशमी सिल्क साड़ी, ठीक है, रेशमी सिल्क साड़ी देखी थी। लेकिन इसी ललितपुर की जब बात की जाए तो इसी ललितपुर में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्कूली ड्रेस भी आपको देख मिलता है, ठीक है। तो स्कूली ड्रेस की जब बात की जाए तो ये आपका चिन्हित किया गया है। और यहीं पे अगर देखा जाए तो खाद्य सामग्री, ये भी आपका चिन्हित किया गया है। और खाद्य सामग्री की जब बात की जाए तो उसमें क्या है, उसमें आपका लहसुन। तो लहसुन की जब बात की जाए तो लहसुन एक खाद्य उत्पादन होता है, खास खाद्य सामग्री होती है, इसका भी उत्पादन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ललितपुर में इसका नाम ध्यान रखिएगा, क्लियर। यहाँ पे ललितपुर की जब बात की जाए तो स्कूली ड्रेस और खाद्य सामग्री की जब बात की जाए तो ये खासा ध्यान रखिएगा। एक नाम आपने सुना था फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में हमने क्या देखा था, फर्रुखाबाद में हमने केवल छपाई काम देखा था, छपाई काम, जहां पे ठप्पा लगा के छपाई। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, जरी जरदोजी से संबंधित भी आपके काम होते हैं, ठीक है। तो जरी जरदोजी की जब बात की जाए तो जरी जरदोजी से भी संबंधित जो आपके काम किए जाते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फर्रुखाबाद की जब बात की जाए तो फर्रुखाबाद में क्या होता है, जरी जरदोजी से भी आपके काम किए जाते हैं, ठीक है। जरी जरदोजी की जब बात की जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहीं पे नाम ध्यान रखिएगा उरई। उरई की जब बात की जाए तो जालौन उरई आपने देखा, देसी घी हमने देखा। लेकिन इसी उरई में क्या होता है, हरा मटर की जब बात की जाए तो हरा मटर भी आपका चिन्हित किया गया है। हरा मटर जो जो आप कह सकते हो कि देसी उत्पादन के रूप में जाना जाता है। हमें अभी अच्छे से जानते नहीं तो हमें बताने की क्या जरूरत है। अब जब नहीं जान रहा है बेचारा तो क्या करेगा, ठीक है। पहले कोई पद पाइए तब फिर बताइएगा, अभी क्या करेंगे, ठीक है। अभी तो कोई मतलब है नहीं है। उरई की जब बात की जाए तो उरई का नाम ध्यान रखिएगा, हरा मटर के लिए, मतलब जो सब्जी वाली मटर होती है उसके लिए क्या होता है, इसको चिन्हित किया गया है, ठीक है। उरई के अलावा खास करके बनारस। आज बनारस की जब बात की जाए तो बनारस किसके लिए जाना जाता है, तो बनारस में ध्यान रखिएगा जो एक मटर के अलावा मरचा आता है। मरचा की जब बात की जाए तो आपने सदैव सुना होगा हरियर का मरचा जो सब्जी में पड़ता है। तो हरी मिर्च की जब बात की जाए तो ये खासा ध्यान रखिएगा, यह आपके इस बनारस जिले से चिन्हित किया गया है, ठीक है। बनारस की जब बात की जाए तो बनारस के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, यह कहाँ से समित होती है, तो यहाँ पे हरा मरचा आपका चिन्हित किया गया है। और इवन इसी हरा मरचा के अलावा देखा जाए तो बनारस में जैसे सिल्क कह सकते हो कि सिल्क साड़ी है, उसके अलावा पिंक मीनाकारी की जब बात की जाए तो पिंक मीनाकारी का भी नाम ध्यान रखिएगा। और इवन यहीं पर देखा जाए तो बनारस में क्या होता है, खिलौने वगैरह भी बनाए जाते हैं जो खासा आप कह सकते हो कि लकड़ी से समित होते हैं। लकड़ी की जब बात की जाए तो लकड़ी से बनने वाले कुछ खिलौने वगैरह की जब बात की जाए तो ये आपको दिख मिलते हैं। आपने सुना होगा किसके बारे में, कन्नौज। कन्नौज की जब बात की जाए तो कन्नौज किसके लिए फेमस है, तो कन्नौज इत्रनगरी के लिए फेमस है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर कन्नौज की जब बात की जाए तो कन्नौज इत्र बनाता है, लेकिन वो जो फूल के बाकी बचे हुए पार्ट होते हैं उसे फेंक दिया जाता था। तो उससे क्या किया गया, अब उससे हमारे यहाँ पर अगरबत्ती भी बनाया जाता है। तो उस अगरबत्ती को भी क्या किया गया है, यहाँ पे आपका चिन्हित किया गया है। तो अगरबत्ती उत्पाद की जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित है, या आपके कन्नौज से देखने को मिल जाता है, ठीक है। कन्नौज से इसका नाम देख मिलता है। इसी तर्ज पर गोरखपुर। गोरखपुर, गोरखपुर में अभी आपने देखा था टेराकोटा नाम का उत्पाद होता है। लेकिन टेराकोटा के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, रेडीमेड कपड़े, रेडीमेड कपड़ों की जब बात की जाए तो रेडीमेड कपड़ों का नाम ध्यान रखिएगा जो आपके गोरखपुर से समेत आपको देखे मिलते हैं, ठीक है। तो गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर में क्या होता है, रेडीमेड कपड़े वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो रेडीमेड कपड़ों की जब बात की जाए तो ये खासा ध्यान रखिएगा, क्लियर। इवन एक नाम और ध्यान रखिएगा, मैनपुरी। मैनपुरी की जब बात की जाए तो मैनपुरी का संबंध कैसे है, तो मैनपुरी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लहसुन उत्पादन अच्छा खासा मात्रा में उत्पादित किया जाता है। और इसको कहीं ना कहीं कह सकते हो कि यहाँ पे क्या करना होता है, इसको बढ़ावा देना होता है, ठीक है। तो खास ध्यान रखिएगा, मैनपुरी की जब बात की जाए तो मैनपुरी क्या होता है, यह आपके लहसुन उत्पाद के लिए चिन्हित किया गया है, ठीक है, लहसुन। अच्छा एक नाम और ध्यान रखिएगा यहाँ ललितपुर को लेकर के, यहाँ पे लहसुन के अलावा हल्दी भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हैं बुंदेलखंड में हल्दी भी अच्छी खासी मात्रा में पैदा होती है, तो हल्दी को भी आपका चिन्हित किया गया है। तो बेसिकली जो 75 जिले थे, 75 जिलों के तो 75 उत्पाद आपके चिन्हित ही किए गए थे, लेकिन बाद में इन उत्पादों को क्या किया गया, ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये खासा ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो अब विशेषतः हम इस सेशन को यहीं विराम देने की इजाज़त चाहेंगे।
क्योंकि ये एक जो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक था, हालांकि नो डाउट छोटा टॉपिक था, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, इसको विस्तार स्वरूप में समझने की कोशिश की, क्योंकि हमारा एक ही मंतव्य है कि किसी भी चीज़ को एक बार में इस तरीके से इत्मीनान से पढ़ लीजिए ताकि बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और शायद उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम यहाँ पे आपके साथ खड़े भी हुए कि बाद में फिर से आपको एक जिला एक उत्पाद योजना आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, और लगभग हर एक चीज़ों को, चाहे देखिए हंसी मजाक में ही चाहे सीरियस मोड में ही, हमें उस पहलू को समझना था। शुद्ध रूप से हमारा एक ही मानना होता है कि हर एक पहलू को लेकर के आप इतना एक समझ विकसित कर लीजिए ताकि नो डाउट आप हंसते हुए भी क्या करें, उन चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ, क्योंकि परीक्षा में इससे नंबर मिलते हैं। और अभी आपने देखा था यूपीपी का जो पेपर हुआ था, अगर हम शुद्ध रूप से कहें तो उसमें लगभग हर एक पाली में एक दो क्वेश्चन आपके आए ही थे। इवन आप कह सकते हैं आरओ में भी आपका क्वेश्चन अच्छा खासा आया था, ठीक है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था और ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना होती है, क्योंकि इसमें लगभग कह सकते हो कि हमारे पूरे जिले के क्रम आपको दिख मिलते हैं, ठीक है। बाकी आज के विषय को अब हम यहीं विराम देते हैं। हमारी कल पूरी कोशिश होगी कि कल आपसे एक करंट अफेयर वाली क्लास करी जाए, ठीक है, क्योंकि जैसा कि हमने पूर्व में वादा किया था कि शनिवार का थ्योरी का सेशन रखेंगे और संडे का दिवस हम करंट अफेयर रखेंगे, क्योंकि 6 महीने का जो हमें टाइम मिला है, हम नहीं चाहते हैं कि इसमें फिर अंत में जाकर के पुराना वही मसला हो कि हमें भाग दौड़ करना पड़े। भाई ज़्यादा मैराथन करने की क्या ज़रूरत है, हम शुरू से ही अपने आप को पहले से ही इतना प्रिपेयर करके रखें ताकि हमें केवल अंतिम में रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े। अच्छा, पिछला संदर्भ थोड़ा सा ये भी रहा क्योंकि हमारे बीच में भी थोड़ी सी ऊहापोह रही, मतलब आप भी कह सकते हो कि वहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो परिवर्तन संसार का नियम, ठीक है, तो उस कारण से थोड़ी सी बाधा रही, लेकिन अब लगभग चीज़ें अपनी एक तरीके से कह सकते हो कि ट्रैक पे हैं, तो हमें लगता है कि अब बेहतर तरीके से इस चीज़ पे काम किया जा सकता है और अब तो कोई बाध्यता भी नहीं है। लगभग हर एक पहलू को जैसा जैसा आप कहते हैं उसके ऊपर चर्चा करी जाएगी। और एक विचार हमारे मन में आ रहा था आपके यूपी के थ्योरी को लेकर के, ठीक है। तो यूपी का थ्योरी हम आपसे पूछना चाहते हैं। पहली बात तो ये देखो, हमारा एक विचार ये है कि यूपी का थ्योरी आपसे कंप्लीट कराया जाए। तो एक तो सीन है इस तरीके से, हालांकि इसमें बोर हुए होंगे हमें लगता है, लेकिन फिर भी भाई देखो एक चीज़ बता दें, जो आपकी दवा होती है ना वो कड़वी ही होती है, लेकिन शरीर को स्वस्थ करने का कार्य वही करती है। आप लोग वही है कि बिस्कुट खाना चाह रहे हैं, तो बिस्कुट खाने से स्वास्थ्य थोड़ी ना ठीक होता है। बिस्कुट खाने से कुछ दिन बाद क्या होता है, बिस्कुट चॉकलेट आपके दांतों को पहले नुकसान पहुंचाते हैं और फिर पेट में कीड़ा लाते हैं। तो थोड़े दिन के लिए बिस्कुट और अगर हम इस जो कड़ी दवा है दोनों को मिला दें तो वो बेहतर होता है, क्योंकि हमें स्वास्थ्य की बात भी करनी है। और आपने बेहतर तरीके से देखा है, हम किसी की बुराई ना करते ना किसी की अच्छाई करते हैं, केवल अपने काम से काम रखते हैं, इतना हमें पता है। लेकिन एक बात आपने देखा है पिछले पैटर्न को, पिछली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कि देखो भाई पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये छिछली बातें कर करके इधर उधर भटकने से आपका काम नहीं चलने वाला। एक बार सीरियस मोड में रह करके विधिवत तरीके से हर एक पहलू को पढ़ना होगा, ठीक है। तो दो चीज़ें थी हमारे विचार में। एक संदर्भ ये था कि ये जो आपका सेशन है, मतलब कह सकते हो थ्योरी वाला सेशन, इसे कंप्लीट आपके साथ साझा किया जाए। तो पहली बात तो ये थी कि इसे थ्योरी मॉडल में ही पढ़ना चाहते हैं या फिर क्वेश्चन के माध्यम में, ये पहली बात थी, ठीक है। और दूसरा माध्यम ये था कि देखो एक तो माध्यम है यूट्यूब, लेकिन कई बार क्या होता है यूट्यूब में कुछ ग्लिच वगैरह आ जाती हैं, तो इसका दूसरा पैटर्न होता है आपका एप्लीकेशन, ठीक है। तो दोनों माध्यम हैं आपके पास, हालांकि हम भी एक व्यक्ति से बात किए हैं, देखते हैं उसका क्या प्रावधान है। तो आपके बीच में एक एप्लीकेशन भी आ जाएगा, तो इसको भी थोड़ा सा रेखांकित करिएगा कि यूट्यूब से या फिर एप्लीकेशन किस पे आपका थोड़ा सा एक आधार होगा, क्योंकि हमारा देखो बड़ी दिली तमन्ना है कि आप सबके साथ जो यूपी का एक डर है वो बिल्कुल ना रहे। बाकी चीज़ों को लेकर के तो जो जैसा है वो चलता रहेगा, क्योंकि आप उसे बेहतर तरीके से करते हैं। लेकिन इसको लेकर के थोड़ा सा कमेंट करके आप बताइएगा कि आपका थ्योरी वाला सेशन जो हमारे विचार में है, और इसे हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। मतलब जल्द से जल्द मतलब आप कह सकते हो 1 2 3 4 जो भी मतलब हो, जो विलंब हो रहा है इधर हो रहा है, उसके बाद एक बार कंटिन्यू हो जाएगा तो फिर इसे कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो लगभग सारे टॉपिक को हम क्या करेंगे यहाँ पे आपके साथ कवर करेंगे, ठीक है। तो जैसा आपके दिल में एक विचार आता है उसे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और एक काम कम से कम कर दिया करें, इतना तो लज्जा किया करें बार बार कहना पड़ता है। सेशन में आए थे तो सेशन को लाइक भी करा करें, ठीक है। सेशन को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी किया करें। बड़े इत्मीनान से हर एक चीज़ों को कराते हैं, हमें लगता है कि बहुत बेहतर तो ना कराते लेकिन बेहतर ही कराते हैं, ठीक है। तो सेशन को लाइक भी किया करें, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी किया करें, ठीक है।
चलिए तो फिर आज के विषय को अब हम यहीं विराम देते हैं, बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं खराब करेंगे। ठीक है, आज के विषय बिंदु को यहीं पर विराम करते हुए आज के लिए इतना ही, आप सबसे विदा लेते हैं और इसी बिंदु के साथ कि थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर। कमेंट जरूर करके बताएगा ताकि उस विषय पे हम थोड़ा सा अपना एक विचार रख पाएँ। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कमेंट मतलब ऑफलाइन कमेंट, ये ना क्लास में नहीं, क्लास में हम नहीं देखेंगे, बिल्कुल ही नहीं देखेंगे। करना हो तो ऑफलाइन करो, उसके माध्यम से हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।